आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा देश ज्यादातर चुनावी मोड में रहता है। इतना बड़ा मुल्क है तो कहीं ना कहीं चुनाव चलेगा ही। अब यूपी पंजाब की बारी है और देखते देखते लोकसभा इलेक्शन भी आ जाएंगे। वैसे क्या आपने ध्यान दिया कि इस बीच मोदी सरकार की दूसरी इनिंग के 2.5 साल पूरे हो गए हैं। इतने ही और बचे हैं। बीते 2.5 साल बहुत तूफानी थे, काफी कुछ हुआ। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले 2.5 साल भी ऐसे ही रहने वाले हैं। अब ये तो पता नहीं कि रहेंगे या नहीं, लेकिन हमने सोचा कि इन 2.5 सालों पर कुछ बात तो करनी चाहिए। आज पढ़ाकू नितिन की बैठकी में शामिल हो रहे हैं गौतम चिंतामणि। गौतम राइटर हैं, ना सिर्फ सिनेमा की हिस्ट्री पर काफी कुछ लिख चुके हैं, बल्कि 2 साल पहले उन्होंने राजनाथ सिंह पर भी बायोग्राफी लिखी थी। उनकी नई किताब ब्लूम्सबरी से आई है और नाम है द मिडवे बैटल। तो आज पढ़ाकू नितिन में गौतम से जानेंगे, अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या भारत की इज्जत विदेश में पहले से ज्यादा बढ़ी है? क्या भारतीय लोकतंत्र चंद चेहरों के इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर है? और क्या पॉपुलिस्ट लीडर होना बुरी बात है? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो गौतम जी, कैसे हैं? हाय नितिन, बिल्कुल बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आजकल हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के तो जो है 2.5 साल हो गए हैं पूरे दूसरी इनिंग के, और 2.5 अभी बाकी हैं, है ना जी। और 2024 में इलेक्शन होना है। लेकिन मैंने एक तो बात देखी है कि हमारा देश जो है ना राजनीति प्रधान देश है, तो हम लोग पॉलिटिक्स खूब बतियाते हैं, चाहे फिर इलेक्शन आने में कितना भी समय हो। वैसे ऐसा भी कोई टाइम तो नहीं होता देश में जब इलेक्शन ना हो रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी यूपी की तैयारी हमारी। बिल्कुल सही बात कहा आपने। एक्चुअली क्या है कि इलेक्शन सीजन बाकी और देशों में एक खास समय पे आता है, 2 साल के अंतराल पे, 4 साल के या 5 साल के। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि कहीं स्टेट इलेक्शन, कहीं सेंट्रल इलेक्शन चलते ही रहते हैं। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा कि एक चुनाव का माहौल बना ही रहता है हमेशा। हाँ, और मैंने ये भी देखा कि कभी भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो हम लोग उसके जो रिजल्ट होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि केंद्र में जो शासन कर रहा है वो रहेगा कि जाएगा अगली बार। तो वो चलता रहता है। तो अभी 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल अभी बाकी हैं, बहुत टाइम है। लेकिन एक्सपर्ट्स जो है बात करने लगे हैं कि भाई बंगाल चुनाव से आप इशारा लीजिए कि मोदी रहेंगे या जाएंगे, या पंजाब में आने वाला है, यूपी में आने वाला है। आपने तो खैर किताब ही लिखी है द मिडवे बैटल। तो बात की शुरुआत में इस सवाल से करूंगा कि अगर आज ही चुनाव हो जाएं, 2024 में जो होने हैं वो अभी हो जाएं, तो आपके हिसाब से वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर लोग जो है बीजेपी को वोट देंगे, और कौन से होंगे जिनके आधार पर बीजेपी का वोट कट जाएगा? तो नितिन, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आज चुनाव होते हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होते हैं, सो आई हैव अ फीलिंग दैट मिस्टर मोदी विल स्टिल बी द क्लियर विनर। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब हाल फिलहाल में कुछ स्टेट ऑफ द नेशन या मूड ऑफ द नेशन जैसे ओपिनियन पोल लिए गए, तो उसमें ये देखा गया कि मोदी जी सबसे आगे थे और मोदी जी क्लियर कट विनर थे। तो आई थिंक जो काम सरकार कर रही है, स्पेशली सेकेंड टर्म में जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है मोदी सरकार ने इलेक्शन के बाद का, तो उनमें अगर देखा जाए तो गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एंड हर चुनाव का मुद्दा अलग होता है। कहीं कहीं चुनाव का मुद्दा क्षेत्रीय होता है, कहीं नेशनल लेवल के मुद्दे आ जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे गवर्नेंस एक ऐसा मुद्दा है जो पायदान में कहीं ना कहीं रहता हमेशा है। और अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कोरोना वायरस महामारी से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा था और जूझ रहा है, और अब धीरे धीरे उससे बाहर आ रहे हैं। इकोनॉमीज पिकिंग अप एंड अदर थिंग्स आर आल्सो पिकिंग अप। इन सब चीजों के मद्देनजर अगर आप देखें तो जो सरकार का डिलीवरी मैकेनिज्म रहा है, स्पेशली जो एक आपको याद होगा बहुत साल पहले, तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक बड़ा फेमस
कोट था, उन्होंने ये कहा था कि अगर 1 रुपया आप किसी पे खर्च करते हैं, सरकार अगर खर्च करती है, तो उसमें से शायद 15 पैसे या 12 पैसे कुछ पहुंचता है उस व्यक्ति तक जिसके लिए वो पूरे का पूरा 1 रुपया खर्च किया गया हो। सो ये जो फाइनल माइल डिलीवरी है, लास्ट माइल प्लग करना है, तो जितने भी सोशल प्रोग्राम्स रहे हैं भारत सरकार के पिछले 7 साल में, उनमें काफी फर्क पड़ा है। एंड कोरोना वायरस के टाइम पे चाहे धनराशि हो या खाद्य सामग्री हो या ऐसी कुछ चीजें हो जो डायरेक्टली लोगों तक पहुंचे, तो हमारी जनसंख्या को माइंड में रखते हुए और देखते हुए कि द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सो हाई इन इंडिया, सरकार का काम काफी अच्छा रहा है। एंड हालत बहुत खराब हो सकती थी। दुनिया के कई ऐसे और मुल्क हैं जहां पे बहुत फर्क पड़ा है। अब जैसे अगर आप खबरें पढ़ रहे हो तो अभी आज के समय में यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको उन पे पुलिस या फौज तैनात की गई है, बिकॉज इतनी शॉर्टेज है वहां पे। ट्रकर्स की स्ट्राइक चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। तो अगर उन सब चीजों को आप देखते हैं तो उसके बनस्पत भारत की जो व्यवस्था है और अभी जो हमारी हालत है वो काफी अच्छी है। तो अच्छा, ये मुद्दे होंगे, ठीक है, मतलब ये ऐसे होंगे जिनका आपका कहना है कि इस पर लोग जाके वोट करेंगे। लेकिन आप राइटर हैं, आपने किताब लिखी, और उसके पहले हाँ मुझे ये भी पता है आपने राजनाथ सिंह की भी एक जीवनी लिखी है। तो आप लगातार सरकार को देखते रहते हैं, उसके कामकाज को देखते रहते हैं, खास तौर पर उन कामकाज को करने वाले लोग जो हैं उनके आसपास भी रहते हैं, उनको भी स्टडी करते होंगे। लेकिन अभी आपने जो कहा मैं उससे जुड़ा एक सवाल पूछूंगा, बट पहले आप इसका जवाब पूरा कर लीजिए कि वो कौन से इश्यूज होंगे जिनको ध्यान में आप रखें अगर, तो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई लोग इन इश्यूज पर जो है वोट देने से मना भी कर सकते हैं, कतरा भी सकते हैं। ये एक बहुत व्यक्तिगत लेवल की बात होती है। देखिए, अगर आप 2019 का चुनाव देखेंगे तो सरकार के जितने भी सोशल प्रोग्राम के जितने भी स्कीम्स के बेनिफिशियरी थे वो कोई 22 करोड़ या उसके आसपास का नंबर था। और अगर आप ये देखें कि कितने वोट पड़े बीजेपी को, तो वो नंबर मिलता जुलता है बेनिफिशियरी से। सो ये कहना गलत होगा कि जितने बेनिफिशियरी थे उन्होंने सबने जाके बीजेपी को वोट किया, क्योंकि एक घर में 4 लोग भी हो सकते हैं, एक घर में 3 लोग भी हो सकते हैं। बट लगभग आपको एक अंदाजा पड़ जाता है कि जो मुद्दे उछाले जाते हैं टेलीविजन पे या मीडिया में, या जिसका विश्लेषण सिफोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट्स या बुद्धिजीवी लोग करते हैं, वो शायद 100% वही नहीं होता जो जमीन की सच्चाई है। मैं इसका आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये मैंने अपनी बुक में भी इसका उदाहरण दिया है कि दिल्ली के एक जर्नलिस्ट बिहार का दौरा कर रहे थे 2019 के चुनाव से पहले, और वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों से पूछ रहे थे कि आप किसको वोट देंगे और क्यों देंगे वोट। तो एक यंग लड़के ने जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो इस जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्यों। तो उनका कहना यह था, यंग लड़के का, नौजवान ने यह कहा कि जो मोदी जी ने देश की छवि एक विश्व में बनाई, जो भारत को एक नया दर्जा दिया है, जिसकी कोशिश चल रही है, वो उससे बहुत प्रसन्न थे और उनको लगता था कि ये बहुत बड़ी बात है और वो इस मुद्दे पे वोट करने वाले थे और इस मुद्दे पे वो मोदी जी को वोट देने वाले। जर्नलिस्ट थोड़े से हैरान हुए कि उन्होंने ये पूछा कि भाई विश्व में भारत की क्या पोजीशन है और क्या क्या रिस्पेक्ट है भारत की, वो एक अलग बात है, इससे तुमको सीधे सीधे क्या फायदा होगा? तुमको पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, नौकरी मिली, सड़क मिली, इसका उससे क्या लेना देना? तो वो जर्नलिस्ट ये समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं, कुछ इमोशनल मुद्दे ऐसे होते हैं या कुछ थॉटफुल मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे लोग उस तरीके से वोट नहीं करते जिस तरीके से विशेषज्ञ देख रहे हैं। अब 2019 का चुनाव लीजिए आप, चुनाव से पहले बहुत बातें हो रही थी कि हु विल बी द किंग मेकर, हु विल बी द डार्क हॉर्स। अगर ऑपोजिशन एक साथ आती है तो जो ये महागठबंधन हो रहा है उसका नेतृत्व कौन करेंगे, या हु कैन स्वे द वोट इन दिस बिग ऑपोजिशन कोलैबोरेशन, ऐसी बात चल रही थी। तो मायावती का नाम उछाला जाता था और मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि उस समय उनकी पार्टी के पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी। तो अगर एक भी सीट ना होने के बावजूद विशेषज्ञ मायावती या मायावती की पार्टी को स्विंग वोट
पे हावी होने लायक बताता है, तो मैं थोड़ा हैरान था कि ये किस टाइप की डिस्कशन या किस टाइप की डिबेट है। 2019 के चुनाव से पहले मैं कुछ ट्रैवल भी कर रहा था, तो हिमाचल मेरा आना जाना रहता है, और हिमाचल एज कंपेयर टू दिल्ली आप उसको एक छोटी ही जगह मानेंगे, लेकिन मैंने वहां जो कुछ चीजें देखी, जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे वहां पे एटीएम्स काफी रेगुलरली सर्विस किए जा रहे थे, और हेल्थ में भी वहां पे सरकारी दवाखाने और सरकारी अस्पताल में मेरा जाना हुआ। मैं किसी को लेके गया था वहां पे, रात को 3 बजे मैंने हिमाचल के एक छोटे से शहर से फोन किया एम्बुलेंस के लिए, और 20-25 मिनट में एम्बुलेंस आ गई, और जहां मैं रह रहा था, जो घर है वो थोड़ी ऊंचाई पे था, बट एम्बुलेंस चढ़ गई वहां पे। तो अगर आप देखें, एक एग्जाम्पल में मैंने ये देखा कि सिस्टम ठीक है, हेल्थ केयर का रिस्पॉन्स अच्छा है, फाइनल माइल डिलीवरी है, रोड्स भी ठीक है। मैं रात को 3 बजे अस्पताल गया था, बिजली भी थी। तो कुछ चीजें हैं जो रियलिटी है, और कुछ चीजें हैं जो न्यूज या विशेषज्ञ इसको उठाना चाहते हैं। तो इन दोनों के बीच में वोटर कैसे रिएक्ट करता है ये कोई नहीं जानता। वो तो है, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये तो आपने अभी भी पहला ही पहलू रखा है। जो मैं दूसरे की बात कह रहा हूं कि क्या कोई भी ऐसा मुद्दा आपको नहीं लग रहा है कि जिस पर कोई कतराएगा कि नहीं, हम इस बार तीसरी बार नहीं है वोट देंगे बीजेपी? हाँ, ये आपका कहना ठीक है। लॉजिकली देखा जाए तो जी हाँ, ऐसा अगर आपको चुनना होता है किसी में से, तो आप सारे पहलू देख के ही अपना डिसीजन लेते हैं। बट उसमें नितिन, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आई डोंट थिंक इट इज एज मच कि किस मुद्दे पे वोट नहीं देता है कोई। लोग किसी चीज पे, चाहे वो एक वादा हो या एक मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र में कुछ ऐसा वादा, कुछ ऐसी डिलीवरेबल प्रॉमिस की जाए इलेक्टोरेट को, तो वो उस पे वोट करना पसंद करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी को वोट पड़े, तो ये उन वादों पे पड़े जो वो प्रचार के टाइम पे कह रहे थे कि आप यदि हमको वोट करते हैं तो ये किया जाएगा। अब 2019 में जब आप वापस जनता के पास गए, इलेक्टोरेट के पास गए, तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गए। और आप ये भी देखिए कि 2019 के इलेक्शन में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, जो उनका संकल्प पत्र था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी। बिकॉज उन्होंने रेगुलर इलेक्शन मैनिफेस्टो की जगह एक नई चीज की थी कि 75 लक्ष्य उन्होंने रखे, जो देश के 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और आप 5 साल बाद की जगह 2.5 साल बाद भी उनसे आप हिसाब ले सकते थे, ऐसे उन लोगों ने प्रोमिसेस किए। तो मैं आज भी ये बोलूंगा कि अगर आप एक वोटर से पूछेंगे, तो वोटर आज भी आपसे ये पूछेगा कि ठीक है, मैं इनको वोट दूं ना दूं वो एक बात है, लेकिन मैं आपको क्यों वोट दूं। तो अगर आप ये देखें कि जो मुद्दे हैं, इलेक्शन के मुद्दे आज से लेकर 2.5 साल तक, अगर आप लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं, तो वो चेंज होते रहेंगे, एंड इट्स अ वेरी डायनामिक थिंग। बट व्हाट इज द अदर अल्टरनेटिव, व्हाट आर दे प्रोमिसिंग? देखिए, क्रिटिसाइज करना एक बात होती है, और सबका हक है सरकार से सवाल पूछना, सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगना। बट कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को ये बात समझनी है कि आप अटैक करें, आपका पूरा हक है, एंड इन अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप ऑल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? हाँ, मतलब कन्विंस करना पड़ेगा इस बात के लिए कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो हमें दीजिए, क्योंकि हम उनसे बेहतर हैं। तो कन्विंस करना पड़ेगा कि हम बेहतर हैं, आप ये कह रहे हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई इश्यू हो सकता है फिलहाल। अगले 4-2.5 साल के अंदर क्या होता है लोकसभा इलेक्शन के लिए, वो कोई नहीं जानता। लेकिन गौतम, एक बात तो है, फिर क्या ये खेल ज्यादा बड़ा कन्विंसिंग का नहीं है? जैसे आपने भी कहा कि यूके में भाई जो है किस तरह से स्ट्राइक्स हो रही हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वहां पर हो रही हैं। उन लोगों को किसी ना किसी चीज की कमी है जो कोविड के बाद वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन नौकरियां हमारे यहाँ भी गई हैं, लोग पहले से ज्यादा गरीब हुए हैं, ये आंकड़े भी हमारे सामने ही हैं। इसी तरह से आप देखें, छोटे उद्योग धंधों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। क्या ये सरकार या ये पार्टी लोगों को कन्विंस कर लेती है कि हम ना होते तो और बुरा हो सकता था? क्योंकि देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता कि हमने कुछ बेहतर किया है, बदतर तो हमारे यहाँ भी हुआ है। और ये कहना कि उनसे बेहतर हैं हम, इनसे बेहतर हैं, वो तुलना करने से तो ये तुलना करना ज्यादा अच्छा था कि भाई हमने
और बेहतर किया, पिछली बार से बेहतर किया, पहली जो हमारे यहाँ वेव आई उससे बेहतर हमने दूसरे में संभाला, ऐसा तो नहीं दिखा। तो क्या ये कन्विंसिंग का खेल ज्यादा नहीं लगता आपको कि हमारे यहाँ कन्विंस करने में बीजेपी बहुत आगे है, बाकी पार्टियों के मुकाबले दोयम साबित होती हैं? नहीं, आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो कहीं आप मैं अगर आपकी बात से ये एक्सट्रैक्ट करता हूं कि आप कह रहे हैं कि वोटर नासमझ है और वो सिर्फ बातों पे या किसी के कन्विक्शन पे, किसी और की कन्विक्शन पे अपना फ्यूचर डिसाइड करता, तो मैं वो नहीं मानता। नहीं, पार्टी जी हाँ, अपने नहीं, पार्टी हाँ, जी जी, नहीं, वो बात सही है आपकी, बट मैं फिर भी ये बात पूरी तरह से सहमत नहीं हूं इससे कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो या कोई कितना भी कोई फिल्म स्टार हो या कोई एक्टर हो, कोई क्रिकेटर हो, एक हद के बाद आप असलियत से रूबरू तो हो ही जाते हैं। एज अ वोटर मैं कह रहा हूं या एज अ कंज्यूमर मैं कह रहा हूं। सो कहीं ना कहीं आप एक रियलिटी बेस्ड डिसीजन लेते हैं। तो हाँ, ये बात आपकी सही है कि बहुत बहुत बड़ी समस्या से गुजरा है देश और पूरा का पूरा विश्व। ना सिर्फ कोरोना वायरस, बट जो चाइना के साथ जो चाइना का अनमास्किंग की अनमास्किंग हो रही है अभी, कि उनका क्या रोल रहा होगा कोरोना वायरस को लेके, उनके जो मंसूबे हैं, चाहे वो BRI हो या उनकी जो डिजिटल सिल्क रोड हो, जो पूरी तरह से लोगों के दिलो दिमाग पे हावी होके अपना एजेंडा पुश करना चाहती है। और इसके काफी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटीज है और जो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज है या इंग्लैंड में है या दुनिया की बड़ी बड़ी देशों में थिंक टैंक्स है, वहां पे जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा पुश करने वाले जो लोग या जो उनके सिंपथाइजर्स हों, उनका भी मास्क धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। सो ये कहना बिल्कुल सही बात है कि दुनिया के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है और भारत जैसे देश के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं कि समस्या चाहे जो भी हो, हालत और खराब हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी नहीं होती, कोई और होता तो अच्छा होता या बुरा होता। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इश्यू। उस पर तो बात करना, इट्स अ कंप्लीटली पॉइंटलेस इश्यू। बट कीपिंग इन माइंड कि दुनिया का क्या हाल था, कीपिंग इन माइंड कि हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इन सब चीजों के अगर आप इन सब चीजों को कंसिडरेशन में लेते हैं तो सिचुएशन बहुत खराब हो सकती थी, वो नहीं हुई। ये रियलिटी है जो बहुत लोग इससे सहमत हैं। इस बात का कोई मापक तो है नहीं कि खराब हो सकती थी या तो बेहतर हो सकती थी, है ना? या तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में नितिन, तो फिर मैं आपको फिर आई फ्लिप दिस अराउंड फॉर यू कि मैं कैसे मान लूं कि आप जो कह रहे हैं कि इतनी खराब है वो नहीं है। सो ये एक पर्सनल इशू है। तो जी हाँ, जिन इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे, नौकरियों पे इम्पैक्ट पड़ा है, आमदनी पे इम्पैक्ट पड़ा है, रोजगार पे इम्पैक्ट पड़ा है, हेल्थ पे पड़ा है, बहुत समस्याओं से जूझा है देश और देश के बहुत सारे लोग जूझे हैं उससे। बट ये एक रियलिटी है जो अक्रॉस द बोर्ड है। कोरोना वायरस ने, देखो नितिन, एक ये भी काम किया है कि कुछ समय के लिए पूरे दुनिया को ना उसने एक कगार पे लाके खड़ा कर दिया। कोई सबके हाल एक जैसे ही थे, कमोबेश सब एक जैसे ठिठके हुए खड़े थे। बिल्कुल। अब उस संदर्भ में अगर आप देखें तो भारत की जो चैलेंजेस रहे हैं, स्पेशली देखिए चाइना और पाकिस्तान, इनकी जो रियलिटी है ये और इनका जो एजेंडा है, जो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड एजेंडा है, ये चेंज नहीं होता है। ये इसलिए चेंज नहीं होता कि इंडिया की जीडीपी एक सर्टेन पॉइंट से आगे निकल गई तो उनका आइडिया चेंज रहेगा। ISI स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और ISI सपोर्टेड टेररिज्म और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बैक्ड मंसूबे 24/7 काम करते हैं। क्या कोरोना वायरस एक बायो वेपन था? इस पे भी डिबेट चल रही है अभी। और यदि ये बायो वेपन था तो किसके हाथ में था और किसको अटैक करेंगे? जो भारत की छवि बढ़ रही है दुनिया में, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ मेजर ग्लोबल प्लेयर, और ये चीज चेंज हुई है पिछले 5-7 साल के अंदर मिस्टर मोदी के वर्ल्ड में फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट जो इंडिया की है। अब इंडिया बड़ा मेजर क्या शिफ्ट हुआ है? देखिए एक दो आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि आपने अभी उदाहरण दिया था कि एक पत्रकार जब किसी गांव देहात में घूम रहा था, वहां एक लड़का कहता है कि जी भारत की छवि बदली। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने बात बार बार सुनी है कि हम क्यों वोट देंगे, कि क्योंकि जी भारत की इमेज बदली है, भारत जो है दुनिया में अब इज्जत होती है हमारी।
तो इसका मापक मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मापक नहीं है तो फिर ये केवल परसेप्शन है। हाँ, सो मापक देखिए, इसके बहुत उदाहरण दे सकता हूं, दो मैं आपको देता हूं। एक तो यह है कि जो चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ था, वो शायद विश्व का पहला ऐसा एग्जाम्पल रहा होगा चाइनीज ग्रोथ के बाद। मिड 90s में जो चाइना ने एक एक स्पीड से ग्रो किया है पूरी दुनिया में, उसके सामने खड़े होना, डोकलाम वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल जहां इंडिया डिड नॉट ब्लिंक। हम ये माने या नहीं माने, या हम मीडिया कंज्यूम करते हैं जो मीडिया कंज्यूम करते हैं, देखिए मीडिया भी एट द एंड ऑफ द डे, न्यूज चैनल जो है वो एक बिजनेस है। उसको पैसा कमाना है, अपने स्टेक होल्डर को बताना है कि दिस इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब उस प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पे लोग ट्यून इन करें। अब ट्यून इन करने के लिए कहीं ना कहीं एक, जैसे मैं एक आर्टिकल लिखता हूं, मैं लिखूं कुछ, लेकिन मेरा सब एडिटर जो है वो ये सोचता है कि अगर एक कैची हेडलाइन हो जाएगा ना तो लोग क्लिक कर लेंगे, जो क्लिक बेट वाली बात होती है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है, चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखो, उसमें साफ साफ ये शायद ना लिखा हो कि इंडिया की विक्ट्री है, बट ये साफ साफ किसी ने नहीं लिखा कि चाइना की विक्ट्री है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो साउथ चाइना सी में चाइना के इश्यूज चल रहे हैं, उसमें जो डोकलाम की वजह से ताइवान जैसा देश जो है वो चाइना के सामने खड़ा हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जियो स्ट्रेटेजिक टाइप्स जो हैं, जो क्वाड बन के निकला है, जो चाइना का एक काउंटर है। क्वाड शुरू हुआ था 2009-2008 में, क्वाड्रिलैटरल डायलॉग, जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में थे। ये मनमोहन सिंह के टाइम पे शुरू हुआ था, उस टाइम पे ओबामा के टाइम पे शुरू हुआ था, जब ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। बट अगले कुछ सालों के लिए क्वाड बंद हो गया, क्वाड की कोई बातें नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया का एक शिफ्ट आया चाइना की तरफ, और ये वो समय है जब जहां पे चाइना ने अपना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव शुरू किया था। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 3-4 साल में जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का ये जो क्वाड डायलॉग है, वो इतना भारी हो गया है, इतना उसका प्रेजेंस आ गया है सडनली, कि वो चाइना को क्वेश्चन कर रहा है। अगर ओपेक, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो सिंपोजियम है, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओपेक को रिक्वेस्ट की थी कि आप प्राइस फ्लक्चुएट ना करें ऑयल प्रोडक्शन का, या क्वांटिटी प्रोडक्शन की फ्लक्चुएट ना करें। तो ओपेक के चेयरमैन ने उनको साफ साफ ये कहा है कि हमें भारत और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसको कंसिडर करना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, बिकॉज इंडिया इज अ मेजर प्लेयर। इंडिया वो कंट्री है जिसने पिछले 5-6 साल में कोरिया और जापान, या जापान और चाइना, जो ऐसे मुल्क जो साथ साथ नहीं बैठते हैं, उनको सेम प्लेटफॉर्म पे लाया है डिस्कशन और डिबेट के लिए। सो ये बातें हैं, ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट वाली बातें हैं जो इतनी धीरे मूव होती हैं कि इनका इम्पैक्ट सामने सीधे तरीके से दिखता नहीं। तो क्या यही कारण नहीं है कि आपने जैसे कहा कि अभी आपने खुद कहा कि 4-5 साल पहले से शुरू हुआ, ये बेसिकली आप शायद कहना चाह रहे हैं 2014 से के बाद शुरू हुआ, मगर अभी आपने ये भी बताया कि क्वाड पहले से बन भी रहा था, तो और अभी आपने ये भी कहा कि धीरे धीरे होता है। तो क्या ऐसा भी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो 2014 से पहले बन तो रही थी, लेकिन उनका वो नतीजा नहीं था या वैसा प्रभाव नहीं था जो 2014 के बाद सामने आया, और इसका फायदा बीजेपी या मोदी को मिलता है बहुत बार? नहीं, तो ये देखिए, आप टेक्निकली आप सही बात कह रहे हैं कि हाँ, इट वाज एग्जिस्टिंग पहले भी, एंड द चेंजेस आर वेरी स्मॉल एंड वेरी माइनर। बट ऐसा नहीं है डायरेक्टली, स्पेशली क्वाड के केस में, या जियो स्ट्रेटेजिक टाइज जो इंडिया की, देखिए सरकार का जो काम है ये किसी पार्टी का नहीं होता है, ये एक वर्क इन कंटिन्यूम होता है। और ये नियरली एवरी प्राइम मिनिस्टर ने बोला, और मोदी जी ने तो बहुत बार प्लेटफॉर्म से बोला है कि जब when he is the prime minister, it's the work of India that he is doing. It's not a party and it's not party politics. लेकिन वोट तो पार्टी को ही मिलता है ना, उस सरकार के अच्छे काम का वोट किसको मिलता है? पार्टी को, बिल्कुल, उसके फेस को। बिल्कुल। तो फिर देखिए मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पे एक बड़े कमाल की बात मैं अगर आपको बताऊं तो 2014 में एमएल खट्टर चीफ मिनिस्टर बने, और मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ 2002 से। अब 2014 के बाद एंड 15-16 के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क का पेस था गुड़गांव का, वो बहुत बहुत तेज था।
अब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट 2-4 साल में, चाहे वो अंडरपास हो या रैपिड मेट्रो हो, ये सारे फंक्शनिंग हो गए। अब एक तरफ ये कहना कि ये तो पहले से काम हो रहा था और ये सरकार आई और इसने क्रेडिट ले लिया, वो गलत बात है। क्योंकि काम अगर पहले से हो रहा था तो क्या वजह थी कि 10 साल तक या 20 साल तक कोई प्रोजेक्ट होता नहीं। देखिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। एम्स, भारत में अभी कोई 25-26 एम्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे वर्किंग कर रहे हैं और पूरे भारत में फैले हुए। 2001 या 2004 तक सिर्फ एक एम्स था। 2004-5 में देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कुछ 5-6 एम्स की नींव रखी, बट वो काम 10 साल तक हुआ नहीं। अब जैसे ही वो काम खत्म होता है तो जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो जो पार्टी या जो गवर्नमेंट में जो चला रहा है गवर्नमेंट, उसका क्रेडिट या उसका डिसक्रेडिट होता है। सो अब ये कहना कि जैसे अगर आप नहीं, ऐसे तो बहुत सारे काम थे जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कर रही थी, लेकिन वो जब चले गए उसके बाद मनमोहन सिंह ने फीते काटे हैं। और मनमोहन सिंह सरकार में बहुत सारे काम ऐसे हुए जिसके मोदी ने ही फीते काटे हैं। कई तो ऐसे काम हैं जिनके बार बार फीते कटे हैं। नहीं, ये तो देखिए, इट्स ऑल्सो अ डिसीजन जो उस टाइम की रियलिटी को लेके भी लेना पड़ता है। सो सर्टेन प्रोजेक्ट, अगर आप ये बोलें कि अभी नया पार्लियामेंट क्यों बन रहा है, बट नया पार्लियामेंट तो बहुत साल पहले उसकी डिमांड आई थी और बहुत साल पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था। और 2022 में संसद का ढांचा, तो सांसदों के लिए जगह चाहिए। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट इट्स सो नेट अगर मैं आपको ये बोलूं तो काम एट अ ग्लोबल लेवल इंडिया का इमेज चेंज करने के लिए बहुत हुआ है। बहुत सारा काम शुरू पहले हुआ था। हाँ, जैसे ईरान के जो पोर्ट्स थे जो मनमोहन सिंह सरकार के टाइम चल रहे थे, उनको पुश देना, उनको चेंज करना। देखिए, ये भी बात मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि क्या वजह थी कि कोई प्रोजेक्ट चलता हुआ रुक जाता है और कुछ सालों बाद वो प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट फिर से आ जाता है। या तो कोई इंडिकेशन दिया होगा कि इस प्रोजेक्ट में हमको अभी इंटरेस्ट है और हम चाहते हैं कि आप वापस आएं या इसका काम फिर शुरू करें, या कोई ऐसी रियलिटी है, जियोपॉलिटिकल ग्लोबल रियलिटी। जैसे अगर आप 10 साल पहले इन्वेस्ट करने की बात करते तो शायद आप चाइना की तरफ देखते, बट अभी जो मौजूदा हालात हैं, जो चाइना की रियलिटी बाहर निकल के आ रही है, जो न्यूज वहां से आ रही है, या जो कम्युनिस्ट सीसीपी की आप अगर एजेंडा की बात करें, तो शायद लोग अब चाइना में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। सो ये कहना कि पहले इंडिया ऑल्टरनेटिव नहीं था, बट अगर आज आपको पता है कि बिजनेसेस चाइना से मूव कर रहे हैं तो एवरी कंट्री इज मेकिंग अ बी लाइन फॉर इट। नहीं, कई बार क्या ये परिस्थितियों का खेल नहीं होता गौतम? जैसे अब कुछ देखिए, सब कुछ तो एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अबाउट दैट मोमेंट। मतलब क्वाड का बनना देखिए आज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि चाइना अचानक से एग्रेसिव भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत चाइना के सामने खड़ा हो। 10 साल पहले शायद ऐसी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं थी। नहीं, 10 साल पहले ऐसी स्थिति शायद ना हो, बट 10 साल पहले इंडिया ने कुछ ऐसा किया होगा या ऐसा किया था जिससे वर्ल्ड का इंटरेस्ट पड़े। देखिए, अब जैसे अगर आप 2014 में मिस्टर मोदी की जो पहली स्पीच थी जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में पेश की थी, उसमें वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे मेरी मेमोरी में एटलीस्ट। और मैं इंदिरा गांधी के टाइम से तो मैंने सारे प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं एंड फंक्शनिंग देखी है और न्यूज भी मुझे याद रहती है काफी हद तक। तो वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस फोरम पे यूनाइटेड नेशंस को एक क्वेश्चन किया और बोला कि आप टेररिज्म को क्यों डिफाइन नहीं करते। आप अगर जब तक आप डेफिनेशन नहीं करेंगे तो दुनिया के जितने भी मुल्क हैं जो टेररिज्म से जूझ रहे हैं, आप कैसे मानेंगे कि ये टेररिज्म की विक्टिम है अगर आप डिफाइन ही नहीं कर रहे क्राइम को। और उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन जैसी जो बॉडी है उसको 21वीं सदी से डील करने की समस्याओं से डील करने के लिए 21वीं सदी के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि पिछले सदी के तरीके अपनाएं, क्योंकि अगर वही रिजल्ट यील्ड कर रहे थे तो हालत इतनी खराब नहीं होती। और वही प्लेटफॉर्म था जहां पे प्रधानमंत्री ने विश्व से ये भी कहा कि आप 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की मान्यता दीजिए, बिकॉज योगा इज अ गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। और जो रेजोल्यूशन पास हुआ, जिस स्पीड से पास हुआ और पूरी दुनिया में योगा चल रहा, तो इट्स ऑल्सो सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल कॉइन इंडिया का चेंज हुआ है। इसमें जब मैं कहता हूं कि जो डिफरेंस बहुत सटल होता है, वो सटल इसलिए होता है बिकॉज चीजें कब खराब होती है कब ठीक होती है इसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट सडनली अगर आप देखें कि ऑपरेशन राहत जैसा मिशन जो इंडिया ने अंडरटेक किया, जहां पे इंडिया वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट एंड रिपैट्रिएट नॉट ओनली इट्स ओन सिटीजन्स बट पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज, ऑलमोस्ट कुछ 30 देशों के नागरिक जिसमें अमेरिका भी शामिल था, उनको भी रिपैट्रिएट किया।
जो इंडिया का रिस्पॉन्स रहा है कोविड में रिपैट्रिएशन के टाइम. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल. डेफिनेटली गौतम, ये तो कौन नहीं मानेगा कि भाई इस वक्त जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है उस क्षेत्र में भी जहां भारत को अपनी भूमिका निभानी है और वो निभा भी रहा है. एस जयशंकर ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जो हमने नहीं छुई वो छुई हैं. प्रधानमंत्री ने कई देशों का ऐसा दौरा किया है जो हम पहले कभी भी वहां पर नहीं गए. ठीक है वो बात, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या जो किया है उसे लेकर पार्टी या मोदी लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, जो नहीं किया है वो उस पर भी लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी. क्योंकि अफगानिस्तान में अभी जो भारत की हालत है, हम ना इधर के रहना उधर के, और हम टाइम से नहीं जागे, वो कोई छिपी बात नहीं है. अक्सर मैं भी एक्सपर्ट से बात करता हूँ, लंबे पॉडकास्ट करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर, वो मानते हैं कि हम इस तरफ पजल थे, हमने गलती की है. वो ये भी मानते हैं कि हम चीन को लेकर अब जितने सतर्क हैं, हम 2014 के बाद भी नहीं थे. हम पहले तो थे ही नहीं, 2014 के बाद भी नहीं थे, हम बहुत बाद में जागे. लोग साबित नहीं, मैं कुछ ऐसी बातें को छू रहा हूं. मैं ये पूछ रहा हूं हर चीज अच्छी ही हुई हो ऐसा तो नहीं होगा. तो मैं कोशिश कर रहा हूं जानने और समझने की कि जब पार्टी चुनाव में जाएगी, क्योंकि हम आपसे जो बात कर रहा हूं मिडवे बैटल, ये एक बैटल है. क्या सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर बैटल कैसी है? फिर तो कोई बैटल ही नहीं है. नहीं, तो वही सारी देखिए बात वही है कि बैटल क्या है. बैटल इज नॉट फॉर द पार्टी टू विन द इलेक्शन अगेन. बैटल इज फॉर इंडिया. इंडिया जहां अभी खड़ा है 75 साल स्वतंत्रता के बाद, वो कौन सी जगह है? वो इंडिया की जो भी रियलिटी है, वेयर एट वन पॉइंट देखिए जो प्रेसिडेंट जी के साथ बातें हुई हैं वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन है ना. ये कहना कि मोदी जी पाकिस्तान क्यों गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए और फिर अटैक हुआ, देखिए अटैक होना इज अ डिफरेंट रियलिटी. इंडिया इस कदर हमने अपने संबंध, सॉरी मैं टोक रहा हूं बीच में, लेकिन मैं शायद अपना सवाल ठीक से फिर फ्रेम नहीं कर पाया, मुझे लगा. मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली मिलना बात करना वो तो कूटनीति का हिस्सा है, उससे कोई इनकार कर नहीं सकता है. लेकिन भारत जिस चीज पर उपलब्धि मानता है जिसे अपनी, या ये सरकार उपलब्धि मानती है, वो ऐसी बातें हैं जो पहले नहीं हुई. जैसे हमने यूएई के साथ, सऊदी के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते बनाए, और आपने अपनी किताब में भी इसे रेखांकित किया है. डेफिनेटली ये हुआ है. लेकिन फिर हमने चाइना या पाकिस्तान के साथ भी तो बहुत कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो पहले नहीं हुआ, लेकिन वो उल्टा पड़ा. तो जो उल्टा पड़ा, क्या उसने हमें डेंट नहीं किया? क्या वो हमें नहीं मानना चाहिए कि हाँ हमने यहाँ चूक की? उसे भी हम अपनी उपलब्धियों में गिना दे किसी तरह, या लोगों को कहें कि आप भूल जाए? वो तो चूक नहीं, भूला तो कोई नहीं है. कौन भूला है? अगर आज भी हम, if we are more cautious with China today, is simply because कि हम भूले नहीं है कि क्या हुआ है. चोट खाकर ना. हाँ, क्या हम ये नहीं माने कि हमने 2014 के बाद भी पाकिस्तान या चीन के साथ कुछ कूटनीतिक भूलें की हैं, जैसे 2014 से पहले भी हुई हैं? या वो देखिए वो तो एक पर्सपेक्टिव की बात है, और वो ये है कि सी नोबडी वांट्स टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद द आइडिया कि ये खराब ही होगा. अगर आप मोदी जी का पहला टर्म, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी देखें, तो जो उन्होंने सार्क देश के नेताओं को बुलाया था, दैट वाज समथिंग जो अनइमेजिनेबल था. अब वो देखिए वो करना जरूरी होता है, और इट्स अ प्रोसेस. सो मैं ये नहीं मानता कि जो शॉर्टफॉल्स हैं या जो मिसस्टेप्स हुए हैं उनको एटलीस्ट मिस्टर मोदी तो मुझे नहीं लगता कि भूले हैं. ही इज वेरी वेल अवेयर कि क्या प्रोसेस रहा है, क्या काम चल रहा है, बिकॉज फ्यूचर इज डिसाइडेड बाय दैट मोमेंट वेयर यू आर स्टैंडिंग. सो जस्ट बिकॉज आप किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं है एट द बैक ऑफ द माइंड ड्यूरिंग नेगोशिएशंस या ड्यूरिंग टॉक्स. आई एम श्योर वो रहती होंगी. बट हाँ, ये है कि लोगों से ये बातें छुपी नहीं है. मीडिया ने काफी इस पे डिबेट किया है, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप इलेक्टोरेट के पास जाते हैं, सो इलेक्टोरेट डिसाइड करता है. तो आपका काम है ये बोलना जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, या जो आप whatever you promise to deliver and whatever you have delivered, उसके बीच में जो अकाउंटेबिलिटी है. ओके, लेट मी पुट इट दिस वे. मैं ऐसा कहूंगा कि मोदी जी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सो जी हाँ उपलब्धियां बहुत हैं, जी हाँ कुछ मिसस्टेप्स रहे हैं जिनको रिपेयर किया गया है या रिपेयर चल रहा है काम. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. बट कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रॉमिस एंड देयर इज अ
देयर इज अ क्लैरिटी कि क्या काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने काफी टाइम तक या किसी प्राइम मिनिस्टर ने काफी टाइम तक अपने एक्शंस को इतना क्लियरली डिफाइन किया हो। एंड आई थिंक वो इलेक्टोरेट जानता है और वो इलेक्टोरेट देख रहा है और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि वोट करना है कि नहीं करना। मिडवे बैटल इसलिए नहीं है सिर्फ कि मोदी के सेकेंड टर्म का ये मिड पॉइंट है तो आगे क्या होगा, ये दिस इज अबाउट अ लार्जर पिक्चर। दुनिया में जो सवाल उठाए जा रहे हैं बहुत सारे देश को लेके, जो तौर तरीके हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो पूरा एक वर्ल्ड एक मिड पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है जहां पे आप कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको अपनाते हैं कि आप डेमोक्रेटिक टेनेट्स को मेंटेन करते हैं और फ्री मार्केट। अब जैसे फार्म लॉस को आप ले लीजिए, हाँ मैं उस पर आऊंगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही कि एक तरफ आपने सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों को रखा एक पाले में और दूसरी तरफ आपने डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट को रखा। डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी और सोशलिज्म एक दूसरे को नहीं करते। ऐसा निष्कर्ष आप क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये देश तो अपने संविधान की प्रस्तावना तक में कहता है कि हम समाजवादी हैं। हाँ, तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सोशलिस्ट वर्ड आया है ये 1975 में बिल्कुल इमरजेंसी के टाइम आया गया। बिल्कुल। सो अगर ये भारत की नीड थी तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्ट कर रही थी, उन्होंने ये क्यों नहीं अपनाया? नहीं तो क्या आप मानते हैं कि संविधान की मूल भावना के साथ ये शब्द सिंक्रोनाइज नहीं करता है? क्योंकि अगर नहीं करता है तब तो फिर बहुत साफ साफ ये बाहर किया जा सकता था। इस सरकार ने भी ऐसा तो नहीं किया। नहीं, वो ऐसे नहीं चलता ना। देखिए, एक वो भी है कि आप पिछली सरकारों की अगर गलतियां जो इलेक्टोरेट से आप डिबेट करते हैं, अगर आप उन पे ही डिबेट करते रहेंगे, सो देश का भला होगा नहीं होगा, दैट बिकम्स अ बिगर क्वेश्चन। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स इज कि आप ये भी दुनिया को मैसेज नहीं दे सकते कि अगर 5 साल बाद कोई और आएगा तो वो सब कुछ चेंज कर देगा। बिकॉज दिस इज नॉट हाउ डेमोक्रेसी फंक्शन, और दिस इज नॉट हाउ बिग कंट्रीज फंक्शन। एक कंटिन्यूम का सेंस होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि उसको क्यों नहीं निकाला या क्या ऐड किया या क्या नहीं ऐड किया। सवाल ये है कि ये कब ऐड हुआ था, और अगर आप इसको देखें तो व्हाई वाज इट नॉट एडेड। मतलब अगर आप पंडित नेहरू को भी देखें तो पंडित नेहरू हैड अ वेरी क्लियर बेंट टुवर्ड्स सोशलिस्ट आइडियाज। जो पूरे फार्मिंग सेक्टर को अगर आपने बिल्कुल रशियन मॉडल अपनाया हो तो आप बड़े क्लियर थे। एंड एट द सेम टाइम आप नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहे थे कि आप किसी खेमे में नहीं जाएंगे, आप नॉन अलाइंड मूवमेंट को ही मेंटेन करके रखेंगे। पर फिर आपने ये क्यों अडॉप्ट किया, सोशलिस्ट मॉडल क्यों अडॉप्ट किया? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग बात करते रहते हैं, वो जमाना क्या था जब स्कूटर की वेट होती थी, गैस की वेट होती थी। मैंने कुछ दिन पहले एक फोटो देखी कि लोग दिल्ली में कनॉट प्लेस में लाइन लगा के खड़े हैं 1970 के दशक में। बिल्कुल लाइसेंस राज। रेडियो फोन तो बाद की बात है, रेडियो के लिए भी इसी तरह से होता था कि परमिशन मिलती थी, परमिट होते थे। सालों साल लोग वेट कर रहे हैं स्कूटर के लिए, गाड़ी के लिए। मतलब मैरिज मार्केट में ये बात होती थी कि उसके पास स्कूटर है बजाज का तो उससे शादी कर लो। तो क्या ये बात नॉर्मल है? ये किसने डिसाइड किया? नहीं तो खैर सही बात है, ठीक बात है। 90s के बाद दुनिया बहुत बदली है, और जैसे आप हिंदुस्तान की बात करें तो दुनिया के साथ हिंदुस्तान भी बदला डेफिनेटली। अच्छा, लेकिन ये एक अलग बहस है, बड़ी बहस है, सही बहस भी है, होनी भी चाहिए, कभी ना कभी करेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, और जब लौटेंगे तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 9953323303। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।
वेलकम बैक। मेरे साथ गौतम चिंतामणि हैं जिन्होंने मोदी सरकार की दूसरी पारी के 2.5 साल के कामकाज पर किताब लिखी है। मैं हाँ या ना में आपसे पूछ रहा हूँ, आपने इतनी बड़ी किताब लिखी, क्या ये सरकार फ्री मार्केट में बिलीव करती है? बिल्कुल बिलीव करती है। ठीक है, तो क्या बीजेपी का एकात्म मानववाद फ्री मार्केट में बिलीव करता है? देखिए, बीजेपी की जो माइंडसेट है और सरकार के जो फैसले, ये दो अलग बात है। अच्छा। आप सरकार के फैसले को देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क्स फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या डिसीजन है जो आप पार्टी को भी एट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द पार्टी इन पावर विच इज अगेंस्ट सम पर्टिकुलर पर्सन इन दिस कंट्री। अगर आप फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं तो जैसे फार्म लॉज को लीजिए। अब फार्म लॉज पे जो भी डिबेट है वो अपनी जगह है, लोगों को हक है क्वेश्चन करने का, एंड आपको पूरा मतलब डेमोक्रेसी में पूरी फ्रीडम है, आप प्रोटेस्ट करें। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पुराना सिस्टम, अगर मंडी सिस्टम अभी भी लागू है और आप फार्मर को फ्रीडम दे रहे हो कि वो कहीं भी बेच ले अपना प्रोड्यूस, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये लॉ आने से पहले पंजाब का एक फार्मर उसी रेट पे बेचेगा सामान जो मंडी डिसाइड करती है। वो हरियाणा आके बेच नहीं सकता, वो उत्तर प्रदेश जाके बेच नहीं सकता, वो तमिलनाडु जाके बेच नहीं सकता, क्योंकि वो जेल चला जाएगा, वो कानून तोड़ रहा होता है। मैं अगर जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं फार्म लॉज को, जैसे फिल्म वाले, मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि आप एक फिल्म बनाते हो और मैं आपको बोलूं कि ये फिल्म जो है आप सिर्फ मुंबई टेरिटरी में या बॉम्बे टेरिटरी में ही रिलीज कर सकते हैं, ये बाकी कूच बिहार, दिल्ली, पंजाब, जो भी 6 टेरिटरीज है वहां रिलीज नहीं होगी। रिलीज होगी तो आप जेल चले जाओगे। आपको लगता है कोई फिल्म वाला मुझसे नॉर्मली बात करेगा? वो सबसे पहले बोलेगा कि मैं तानाशाह हूं, ये फासिज्म आ गया है, ये ड्रैकोनियन लॉज है, ये ऐसी बातें चलेंगी। लेकिन यही चीज अगर आप एक फार्मर को फ्रीडम दे रहे हो कि भाई आप यहाँ बेचो, वहां बेचो, जहां मन तो चाहे नहीं जी, ये भी नहीं, उनके अपने संशय हैं, वो मैं मानता हूं, और इस पर भी एकदम अलग तरह की बहस होगी। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या किसान अपना भला नहीं समझ पा रहे? फिर आप ये कह रहे हैं, क्या ये वैसी ही बात है जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि मेरी बात से आप ये मतलब निकाल रहे हैं कि जनता को कन्विंस करना बड़ा आसान है? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि किसान नहीं समझ पा रहे? देखिए, नहीं, जो किसान समझ रहे हैं, अगर ये वाकई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है ये एक सर्टेन एरिया स्पेसिफिक क्यों बन गया? क्या सारा देश एक साथ आंदोलन आजादी में भी कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था, मतलब पूरा देश, हर घर से कोई एक स्वतंत्रता सेनानी होगा। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से अगर मैं पूछूं नितिन, तो क्या फिर हर घर में एक फार्मर है अभी? बिल्कुल तो सही बात है, कैसे बिल्कुल नहीं, आपकी बात ठीक है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप जिस सर्टेन जगह की बात कह रहे हैं, पश्चिमी यूपी, पंजाब और कुछ लोग हरियाणा के, ये जो एक एरिया है, ये एरिया वो है जहां पर सबसे ज्यादा खेती किसानी होती है पेशेवराना तौर पर। और अगर मैं इसकी भी बात ना करूं तो आप उन किसानों के बारे में फिर क्या कहेंगे जो साउथ इंडिया से आए थे या फिर महाराष्ट्र में एक लंबे वक्त तक वहां आंदोलन अपने मुद्दों पर होता रहा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, केवल ये सवाल, मैं अलग अलग तो लंबी बात हो जाएगी, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप जब भी किताब लिख रहे हैं मैंने इसमें काफी कुछ पढ़ा। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या किसान खुश हैं इस सरकार से, और सरकार के लिए कोई बैटल नहीं है कि हमें इन्हें भी खुश करना है? क्या वो इतने छोटा वर्ग है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता और ये तिबारा आ जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने हर पॉइंट पे कहा है कि दे आर ओपन टू हियरिंग एनी कंप्लेंट, एनी ग्रीवियंसेस। बट अगर ये आप बात अगर आप क्लियरली ये बोल रहे हैं कि आप लॉ वापस लीजिए, उसके बाद बातें नहीं गौतम जी, सरकार को तो पड़ता ही होगा, वो कह रही है। आपने जो लिखा ना कि जीतने में कोई बैटल नहीं है, वो तो ये जीतेंगे ही। मैं तो इंडिया के चैलेंजेस की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने ये नहीं कहा कि वो तो जीतेंगे ही। मैंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ वो बैटल नहीं है कि एक सरकार की, एक पार्टी की बैटल हो। ओके, इट्स अ लार्जर बैटल जो दुनिया में चेंज आ रहा है। जो देखिए, अगर जो फार्मर से जिन फार्मरों से मैंने बात की है, मैंने हरियाणा में कुछ फार्मरों से बात की, मैंने पंजाब में बात की है, जो मेरे जान पहचान के, जो खुद फार्मिंग में लगे हैं, दे आर ऑल ओके विद द लॉ। दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द लॉ बिकॉज दे फील कि इट गिव्स देम अ फ्रीडम जो दोनों साइड पे है। अब जो छोटे छोटे फाइनर पॉइंट से कोई कह रहा है कि एमएसपी को परमानेंट कर दो या एमएसपी को निकाल दो, जो भी जिसका भी जो पॉइंट है, सरकार बोल रही है कि वो एड्रेस करेगी। देव हैड राउंड्स ऑफ टॉक्स। अब अगर
ये कहना कि जब तक फार्म लॉ वापस नहीं लिए जाएंगे बात नहीं होगी, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट। बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट, इसलिए उस पर मैं बात इसलिए नहीं फैला रहा हूँ क्योंकि वो तो एक लंबा रायता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार के लिए ये भी कोई बैटल होगी इनको कन्विंस करना, क्योंकि चुनाव में जाना है ना, तो वो लोग भी वोट देते हैं। बिल्कुल सरकार के लिए देखिए, एट द एंड ऑफ द डे पुटिंग इट्स मैसेज डाउन टू एवरीबडी कि उन्होंने क्या किया है और उसका क्या फायदा है या उससे जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, ये जो भी उसके सेलिएंट फीचर्स है वो बताना काम है। बट ऑल्सो समवेयर सी देखिए, इसमें जो मिसकम्युनिकेशन किया जा रहा है, ये कहना कि सिर्फ सरकार की तरफ से है या सरकार का कम्युनिकेशन इतना बढ़िया नहीं जितना होना चाहिए था, दैट्स नॉट टोटली ट्रू। तो मीडिया और कुछ सिलेक्टिव प्लेटफॉर्म्स और इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं, मतलब अब देखिए जो कोई सेलिब्रिटी आके कुछ बोलता है सो पूरा न्यूज उसके इर्द गिर्द घूमता है। मैंने कुछ लोगों से ये पूछने की कोशिश की है कि लॉ में प्रॉब्लम क्या है, तो कोई मुझे ये नहीं बोलता, एटलीस्ट जो 4-5 लोगों से मैंने इस टॉपिक पे बात की है, कोई ये नहीं बोल रहा प्रॉब्लम क्या है, वो ये बोल रहे हैं वापस लो। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता। देखिए अब ये तो नहीं, आपने 4-5 किन लोगों से बात की गौतम जी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 4-5 लोग तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते जो आपको एक एक लाइन से बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें तो बहुत लोग ऐसे मिले दिखे जो टीवी पर आते हैं अक्सर, वो बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या और हम क्यों खुश नहीं है। हाँ, ये एक डिबेट हो सकता है कि पास हुआ लॉ संविधान से उसको वापस आप कहो कि नहीं आप पहले उसे वापस लो, तो एक अजीब तरह का संकट खड़ा हो जाएगा देश के सामने, क्योंकि फिर तो कोई भी सामने आके खड़ा होकर कहेगा कि ये जो आपने पास किया वापस लो, एक तो एक अलग बात है। लेकिन ये कहना कि वो लोग ये नहीं जानते 4-5 कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ इग्नोरेंट रवैया नहीं है जैसा अभी आप कह रहे थे। नहीं, वो मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग ये हैं और दे रिप्रेजेंट द एंटायर थिंग। आई एम जस्ट सेइंग दैट ओके, अगर आप ये देखें कि व्हाट इज द इश्यू ऑन द फार्म लॉ, दे आर सेइंग दैट सर्टेन थिंग्स नीड टू बी टेकन अवे, तो वो तो है ना, जो आप चीजें मांग रहे हो वो तो अभी भी है। जैसे अगर आप कह रहे हो कि मंडी मेंटेन होनी चाहिए, वो तो है, वो गई कहाँ है? वो आपको एक और ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो। और फार्मिंग देखिए, फार्मिंग सेक्टर में चेंजेस सबने बोले, सारी सरकारों ने बात की है, सारी सरकारों ने पुश करने की कोशिश की है। एनीवे, ये एक वेरी स्पेसिफिक इश्यू है, सच है। इसलिए मैं पूछ रहा था कि सीएए जैसे हुआ या फिर एनआरसी हुआ, तो अभी तो 2.5 साल एनआरसी तो हुआ नहीं। देखिए, सो अगर वही बात होती ना कि बहुत सारे लोग एनआरसी उसमें जो वीडियोज आ रहे हैं, जो टीवी पे आ रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एनआरसी नहीं होना चाहिए, उस पर बात ही नहीं हुई। और अगर आप सीएए लॉ भी जो है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स देखें जो संविधान बनने के टाइम हो रहा था, तो जैसे इंडिविजुअल्स थे, पंजाब राव देशमुख थे या भूपिंदर सिंह मान थे, जो इन्होंने पॉइंट्स रखे थे डिबेट के टाइम, वो पॉइंट्स तब से लेके जब तक ये सीएए बना नहीं तब तक डिबेट चले जा रहा था। गांधी जी के स्टेटमेंट्स हैं, पंडित नेहरू के स्टेटमेंट्स हैं, इंदिरा गांधी के स्टेटमेंट, कम्युनिस्ट की भी स्टेटमेंट है, which is reflecting in what the law is saying. Some of it also seems that you are picking up the wrong side of the argument, because what you thought was the right side has already been picked by somebody else. So अगर 2 ही मुद्दे हैं या 2 ही पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मुझे सिर्फ अपोज करने के लिए अपोज करना है, तो देन वो तो फिर चलता रहेगा, वो डिबेट चलती रहेगी। अच्छा, तो नहीं, लेकिन विपक्ष के तो यही मुद्दे हैं, हम तो और आप तो जो लोग हैं वो तो मुद्दे नहीं चुनते, विपक्ष चुनता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 2.5 साल बचा हुआ है, क्या ये मुद्दे तब तक जिंदा भी रहेंगे, आपको क्या लगता है? और अगर रहेंगे तो बीजेपी के लिए किसी तरह का बैटल होगा कि वो इसे जीते? मुद्दे तो देखिए, जब इलेक्शन की बात आती है तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं व्हिच गो इनटू डिसाइडिंग इश्यूज, क्या होगा, किन पे इलेक्शन लड़े जाएंगे। तो ये मुद्दे हैं जिन पे डिबेट चल रही है, ये मुद्दे होंगे इलेक्शन के टाइम पर। मुझे ये भी लगता है कि इनसे जो थोड़ा सा हटके या जो अदर इश्यूज हैं उन पे मीडिया या कमेंटेटर्स इतना फोकस नहीं कर रहे, which play a very big role in how the electorate decides and chooses how to vote. जैसे गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इश्यू है। गवर्नेंस हवा की तरह है, अगर नहीं होगा तो फिर पता चल जाएगा, लेकिन अगर है तो कोई उसके बारे में सोचता नहीं। और ये इश्यूज हर स्टेट में, हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं आएंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे, हाउ डू यू मेजर गवर्नेंस? यू मेजर गवर्नेंस बाय व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। सो वो एक रियलिटी है जो
लोग ज्यादा वाकिफ हैं उससे, अपने अपने एरिया में, अपने अपने टाइम पे. सो हाउ एवर दे डीम फिट, दैट गवर्नेंस, दैट अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो रोजगार कमाने का जरिया, वो इकोनॉमी का बेटर होना, जो धीरे धीरे इकोनॉमी शेप चेंज कर रही है, बेटर हो रही है. अब ये कहना कि बहुत खराब हालत में है या उतनी अच्छी हालत में नहीं, ये एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है. ये आप इकोनॉमिस्ट होते हैं जो जिस चीज को जहां से देख रहे होते हैं उस पर डिबेट, they can do the debate till the end of time. लेकिन दुनिया की जो हालत है पोस्ट कोरोना वायरस और पोस्ट पैंडेमिक, जो पूरी दुनिया को इफेक्ट हुआ है, it will take a little time in coming up. It is happening. The numbers are showing. आप numbers माने या नहीं माने, या अगर आपके लिए वो मापदंड नहीं, that's a completely different issue. But अगर आप किसी चीज पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं, तो जो आपका मापदंड है, जो आपका पैरामीटर है, वही कॉमन रहेगा. तो अगर मैं ये बोलूं कि उस जमाने में ये नहीं हुआ था, तो उसके उस पैरामीटर के हिसाब से आज क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, उस पर डिबेट होगा. इमोशनल इश्यू भी होते हैं इलेक्शन, ये तो सब जानते हैं. बट आई थिंक इश्यूज, बर्निंग इश्यूज नॉटविथस्टैंडिंग, मतलब अगर आज चुनाव हो जाए, जैसा आप, मैं पहले पूछ रहा था, पहला सवाल था मेरा, आज अगर चुनाव हो जाए तो आप मानते हैं ना कि बेरोजगारी वाला जो मामला है, या जो एकदम से अचानक बढ़ी गरीबी है, या जो कोरोना के बाद आए एकदम से चैलेंजेस हैं, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिनसे सरकार को निपटने में थोड़ी परेशानी तो होगी, ये मानते हैं आप? नहीं, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. तो जी हाँ, ये जो अगर लॉस ऑफ जॉब्स हुए हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, उनको एड्रेस तो करना ही पड़ेगा ना. तो उनको आप किस स्पीड से एड्रेस कर रहे हैं और कितने लोगों के लिए इफेक्ट कर रहे हैं. एक मुझे एक बड़ा अच्छा किस्सा भी एक वीडियो याद आ रहा है कि 2019 इलेक्शन से पहले कुछ एक्सपर्ट्स गए थे इंटरव्यू करने के लिए लोगों के लिए. उन्होंने 4-5 लोगों से पूछा था कि आप क्यों वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे. तो उधर भी यही बात आई कि हम बीजेपी या मोदी जी को वोट करेंगे बिकॉज मेरा घर बन गया है प्रधानमंत्री आवास के तहत, या ये बाथरूम बन गए हैं, टॉयलेट्स बन गए हैं. सो 3 लोगों ने बोला कि हमारे बन गए हैं. तो चौथे बंदे ने बोला मेरा अब तक बना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मोदी को वोट करूंगा. तो फिर विशेषज्ञ फिर हैरान और भौचक्के से देखी, भाई क्यों, तुम्हारा तो बना नहीं. तो जैसे इनका तब बना था, इनका उसके बाद बना था, इनका बना, मेरा नंबर आएगा. ऐसा नहीं कि सबका एक ही साथ बन सकता है. तो ये स्पेशलिस्ट और कमेंटेटर जो एक यूटोपियन आइडिया आपको प्रेजेंट करते हैं कि या तो ये होगा या कुछ नहीं होगा, वो रियलिटी नहीं होती ना. रियलिटी ये है कि अगर देखिए, अगर जैसे एज एन ऑथर, एज अ राइटर, पैंडेमिक के बाद बिकॉज मीडिया आउटलेट्स थोड़े कम हुए हैं या मैगजीन्स या पोर्टल्स बंद हो रही हैं, तो बहुत राइटर्स को फर्क पड़ा है. तो अब शायद अगर फिर से खुल रहा है तो मे बी यू डोंट हैव एज मच एज यू हैड बैक देन. बट ये कहना कि अगर मुझे 10 का 10 नहीं मिला और अभी 3 मिला या 2 की और प्रॉमिस है, तो फिर मैं खुश नहीं हूँ लाइफ से, that's a very utopian way of looking at things. तो I don't think reality में वो काम करता है. ठीक है. अच्छा, आपने जो है जितनी बातें की या मैंने भी की, उनके केंद्र में मोदी हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट से कहते हैं कि भाई सारे मुद्दे हवा हो जाते हैं अगर मोदी खड़े हैं. आपने भी अपनी किताब में माना है, बहुत सारे सर्वेस भी कहते हैं, आमतौर पर लोग मानते भी हैं कि मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं, और इस वक्त की राजनीति में, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में, अपने दल में भी और इसके अलावा भी दूसरे दलों में भी कोई भी उनका कहीं भी चैलेंज है ही नहीं. हमने गुजरात का उदाहरण भी देखा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वैसी जीत नहीं मिली विधानसभा में जैसी अपेक्षित थी, लेकिन बहुत लोगों ने माना कि आखिरी के 2 हफ्ते यदि मोदी ना जाते तो कहानी कुछ और भी हो सकती थी. इसके अलावा हर राज्य में ये कोशिश की जाती है कि भाजपा नरेंद्र मोदी की रैली जरूर करा ले, और वो करते भी हैं और वो करेंगे भी क्योंकि बड़ा चेहरा है. तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि एक चेहरे के इर्द गिर्द देश की पॉलिटिक्स घूम रही है, देश के सबसे बड़े दल की पॉलिटिक्स घूम रही है, ये पूरा देश घूम रहा है? ये तो लोकतंत्र नहीं है. इस लोकतंत्र की बात तो खुद भारतीय जनता पार्टी या मोदी भी नहीं करते हैं. लेकिन ये कैसा एक सिस्टम है, हमारे समाज ने ही बनाया है कि हम चेहरों के मोहताज हैं. वो कहीं इंदिरा के तरह सामने आता है, कभी वो नेहरू की तरह आता है, कभी अटल की तरह आता है, कभी मोदी की तरह आता है. हम चेहरों के इर्द गिर्द घूमते हैं और कहते हैं हम डेमोक्रेसी.
नहीं, तो डेमोक्रेसी का चेहरे से क्या लेना देना? डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी ये नहीं होती है कि आप चेहरे को वोट कर रहे हैं कि वोट नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी ये हो रही है कि आप वोट कर रहे हैं, आप किसी को भी वोट करो। हमारे यहाँ तो नोटा का भी प्रावधान है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो नोटा दबाएंगे। सो ये एक, दीज आर नॉट टू कनेक्टेड थिंग्स। सो ये कहना कि चेहरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर चेहरे के इर्द गिर्द घूमता है और एक चेहरा या एक व्यक्ति विशेष किसी समाज के खेमे को या लोगों को या एक आयु पर्टिकुलर एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर किसी और को इलेक्शन जीतना ही नहीं चाहिए वहां पे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, सो अगर मायावती कहती है कि वो समाज के पिछड़े वर्ग की बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको तो हर इलेक्शन जीतना चाहिए, बिकॉज फिर वो वर्ग वैसे ही वोट करेगा। सो डेमोक्रेसी कहना और ये कहना कि ये किन्हीं चेहरों पे निर्भर है, ये दो बिल्कुल अलग बातें। आप डेमोक्रेसी में वोट करते हैं, आप किसको वोट करते हैं, आप क्यों वोट करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसमें आपको किसी का चेहरा पसंद आ गया, किसी का काम पसंद आ गया, या किसी की डिलीवरी आपको पसंद आ गई, वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। सो मोदी ना हो, कोई और हो, आ जाएगा, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लीजिए, जब तक नहीं, क्या लोगों को फर्क नहीं पड़ता अगर आज नरेंद्र मोदी को हटा दें? लोगों को फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग को ये किसी ने पर्सनल डिसीजन लिया है कि मेरे लिए ये ठीक है, या मेरे लिए ये उम्मीदवार, ये रिप्रेजेंटेटिव मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे बढ़िया है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जी हाँ, लोगों को फर्क पड़ता है। और बार बार इलेक्शन जीतना डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं ये भी कहता है दैट पीपल आर अप्रूविंग यू। अब आप ये कह सकते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं था, अब आप ये कह सकते हैं कि कोई इतना हावी ऑप्शन नहीं था, ये कह सकते हैं कि इतना बढ़िया ऑप्शन नहीं था, या इतना इनको मैं जानता हूं, उनको मैं नहीं जानता हूं। आप जो भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाना चाहें वो आप लगा लें, लेकिन आप वोट कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि एकात्म मानववाद, उसमें बहुत बातें हैं। मैंने पढ़ा है, दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है, भाजपा ने ऑफिशियली माना कि हाँ, हम इसी रास्ते चलेंगे। आपने खुद कहा कि वहां क्या लिखा है और सरकार क्या करती है, वो दोनों अलग चीज हैं। एक कॉन्ट्राडिक्शन में तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है, क्योंकि उसकी सरकार कुछ और कह रही है, उसका अपना दर्शन कुछ और ही है। तो मैं इसे ही लोगों पर लागू कर रहा हूं। क्या ऐसा नहीं है कि लोग विचारों से ज्यादा व्यक्तियों से प्रभावित हैं हमारी डेमोक्रेसी में? चाहे वो राहुल हो, मायावती हो, मोदी हो, बहुत मुश्किल है कि किसी को पता हो कि भाजपा का एकात्म मानववाद क्या है, या कांग्रेस की विचारधारा क्या है, बसपा क्या कह रही है। ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर आप बहुत सारे लोगों से भारत में पूछें, बहुत समय तक तो ये बात सच्ची होती थी कि अगर आप पूछते थे किसको वोट देंगे, तो लोगों का नाम उतना नहीं लिया जाता था जितना लोग पार्टी का नाम लेते थे। लोग बाय पार्टी भी वोट करते हैं। सो ऐसी एट द एंड ऑफ द डे, आप जब अपना लीडर कोई पार्टी अपना लीडर चुनती है, या किसी ऑफिस का कोई सीएम फेस या पीएम फेस चुनती है, तो वो इसलिए चुनती है क्योंकि वो जीतना चाहती है। सी, इलेक्शन जीतना एक बात होती है, बट इलेक्शन क्यों जीत रहे हैं लोग? इलेक्शन इसलिए जीतते हैं लोग ताकि लेजिस्लेशन पे काम हो। सो इलेक्शन में वोट मिलना मोदी जी को एक बात है, एंड मोदी सरकार का काम एक अलग बात है। 2019 में मोदी को ज्यादा वोट मिले, तो ये कहना आपकी तरफ से शायद ठीक हो सकता है कि मोदी के नाम पे वोट पड़े, ठीक है, मैं मान सकता हूं। बट मैं ये भी कह रहा हूं कि वो काम के ऊपर वोट पड़े, बिकॉज मोदी जी तो थे ही थे, बट काम जो था उस पे भी वोट हुआ है। वरना कहीं कहीं, जैसे गुजरात में आप कह रहे हैं कि the victory margin was not so high. So these factors are. नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा कि मोदी अगर गुजरात से हट गए तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। नहीं, ऐसा तो नहीं है अभी। मतलब अगर आप लास्ट के 2 इलेक्शन देखें तो फिर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ, विधानसभा की बात, सॉरी, एक इलेक्शन लास्ट का देखे तो अभी जो अगला इलेक्शन, हाँ देखिए, अब वो 1 से जीतो या 1000 से जीतो, नहीं, ये तो देखिए, प्रदर्शन का अंतर तो
मायने नहीं, रखता है पर आप भाई। देखो उसमें फिर जब तक हाँ, तो नरेंद्र फिर मोदी, देखिए जब तक नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, पार्टी ना सिर्फ जीत रही थी बल्कि मजबूती से जीत रही थी, तो आप मानेंगे? हाँ ठीक है। सो अगर आप देखिए, इट इज रीअपोजिंग द फेथ इन द डिलीवरी ऑफ द प्रोमिसेस ऑल्सो। सो अगर कोई और व्यक्ति आता है, वो जो काम करते हैं, तो उतना एक्स फैक्टर हो सकता है एक इलेक्शन में किसी स्टार कैंपेनर का टू स्वे और टू चेंज, बट बियॉन्ड अ पॉइंट वो काम पे होता है। अब ये भी बहुत सारे फैक्टर्स, फिर जैसे गुजरात जैसा स्टेट है, उसमें फिर बहुत सारी चीजें ये भी आती हैं कि अगर आप 20 साल से सरकार में हैं वहां पे, सो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेजेस तो काम करेगा ना। अब जैसे मैं फिल्मों पे भी किताब लिखता हूं, मैंने राजेश खन्ना पे किताब लिखी। अब ये कहना कि राजेश खन्ना ने 3 साल में जो 17-18 एक के बाद एक हिट दिए, वो कभी रुकता ही नहीं, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए फिल्में वैसी ही हो, एक्टर वैसा ही हो, और ऑडियंस का एंथुसियाज्म भी वैसा ही हो, वैसा ही बना हुआ है। तो अगर 69 में अमिताभ बच्चन नहीं थे और कोई और एक्टर था, तो राजेश खन्ना पे कितना फोकस था। और अगर 73 में जंजीर और नमक हराम के बाद अमिताभ बच्चन कंसिडरेशन में आते हैं, तो कितने लोग हैं जो उनके स्टाइल के इच्छुक हैं, जो ये ऑप्शन अभी अवेलेबल है, वो शायद राजेश खन्ना की पिक्चर एक बार देखें, अमिताभ बच्चन की पिक्चर 2 बार देखें। वो सारा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का खेल होता है। सो अब ये कहना कि यस मिस्टर मोदी इज अ वेरी बिग फैक्टर, यस his popularity with the masses is perhaps unmatched, unparalleled, and not just India. I mean, जो 2-3 ग्लोबल सर्वे भी हुए, अप्रूवल रेटिंग्स लीडर्स के लिए गए हैं कोरोना वायरस के टाइम, उसके बिगिनिंग में और अब जाके, उसमें भी नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे लीडर हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग हाईएस्ट है। सो ऑल दीज फैक्टर्स cannot be just dependent on the personality. So कहीं उनको लोगों को ये लगता है कि जो काम हो रहा है वो ठीक है, और जो ये कह रहे हैं काम करेंगे वो ठीक है। जिस दिन वो ऊपर नीचे जाएगा एवरी वोटर के माइंड में, और उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन चेंज कर सकता है या उसको मेंटेन कर सकता है। तो हाँ, ये और ये डेमोक्रेसी है एक्चुअली। हाँ, तो जो ऑप्शन है मैं उसी में से चूज करूंगा ना। अच्छा, आपकी किताब में ना सर एक अध्याय है, और बड़ा अच्छा नाम लिखा है आपने उसमें, द पॉपुलिस्ट लीडर। इसमें आपने स्थापित किया है कि मोदी एक लोकप्रिय नेता है, जो मैं अभी कह रहा था, आप भी कह रहे थे, मानते हैं सबकी पार्टी के बाहर और अंदर उनसे बड़ा कोई चेहरा है नहीं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी पहले कि पॉपुलिस्ट फैसले लेने वाला कोई लीडर हो। पहले तो कहा जाता था, और अभी हाल फिलहाल भी ऐसे ही कहा जाता है कि यार ये तो बड़ा पॉपुलिस्ट फैसला है। तो क्या मोदी ऐसे फैसलों से ही लोकप्रिय बने, या मैं ये भी पूछूंगा दूसरी तरह से कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों बुरा कहते हैं? पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, सिफोलॉजिस्ट, देखिए नितिन, एक हाइंडसाइट ना एक कमाल की बात होती है। एक्सपीरियंस में सारे हीरो होते हैं, और एक्सपीरियंस में तो मैं सबसे बड़ा हीरो रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी कोई गलती मानता नहीं, क्योंकि मैंने सीख ली उससे ना। लेकिन उस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं, कैसा डिसीजन लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक फैसले पॉपुलिस्ट हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, बट वो फैसला जो उस समय की नीड है और जरूरी है। तो इसमें 2-3 एग्जांपल्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट रहा है, जो डिबेट करते हैं लोग, दैट नॉटविथस्टैंडिंग, इट इज अ वेरी टफ डिसीजन टू टेक। एंड दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डिमोनेटाइजेशन करना चाहते थे बिकॉज ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी, ये जो ब्लैक मार्केट होता है। अमेरिका कोशिश कर रहा था 1-2 बार करने के लिए, नहीं कर पाया, या उस तरीके से नहीं कर पाया। बट टू बाइट द बुलेट ऑन दैट काइंड ऑफ अ डिसीजन, और एक ऐसा डिसीजन लेना जो हावी हो सकता है, वो एक नेता की छवि को बताता है। अब जैसे राजनाथ सिंह जी का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री होने के बाद जो उन्होंने फैसला लिया कि कॉपीइंग विल बी अ नॉन बिलेबल क्राइम, और आप सीधा का सीधा इम्पैक्ट उसका देख सकते हैं कि अगला चुनाव वो हार गए थे, पर उन्होंने वो डिसीजन लिया बिकॉज वो डिसीजन राइट डिसीजन था लेने के। सो ऐसे कई डिसीजन हैं जो लीडर्स समय आने पे लेते हैं, विच मे बी डेट्रीमेंटल, बट इट इज द राइट डिसीजन टू टेक, पॉलिटिकली डेट्रीमेंटल। आई विल रीफ्रेज। हाँ, लेकिन ये पता नहीं, मतलब जो आपने वाला बताया वो तो ठीक है, सबको लगेगा कि भाई ये वाला फैसला ठीक था जो राजनाथ ने लिया। लेकिन अब डिमोनेटाइजेशन को लेकर फिर वही बात है
कि 0.0007% नोट ही नकली निकले, आरबीआई ने कहा, और भाई इतने से नोट के लिए पूरा देश लाइन में लगा, इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त हो गई। फिर ये कहा गया नहीं, आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, वो लौट आया है, और इनफैक्ट उसके 3-4 महीने नहीं, बाद वो तो लौटेगा ना। वो देखिए, दिखने अभी लगा था। तीसरी बात किसी ने बता रहा हूं, अभी- डिजिटल इंडिया के लिए कहा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि डिमोनेटाइजेशन के जो 3-4 महीने थे, उसी के अंदर कई बार सरकार ने अपनी मंशाएं अलग अलग बताई, लेकिन वो जो भी बताई उसमें वैसी वैसी ही कामयाबी नहीं मिली। और सबसे बड़ा जो है उसमें तो 0.007% नकली नोट आए, जो आप कह रहे हैं। तो डेफिनेटली फैसला तो बिल्कुल इतना बड़ा था कि मुझे लगता है, और हम आपस में कई बार बोलते थे कि मोदी के अलावा किसी और ने लिया होता तो लोग बर्दाश्त ही नहीं करते। जबकि उसके तुरंत बाद यूपी का चुनाव हुआ, बहुत शानदार ढंग से भाजपा जीती है, तो वो भरोसा तो है। लेकिन ये जो भरोसा है ना कि इन्होंने किया है तो ठीक ही होगा और एक लॉन्ग रन में हमको नतीजा दिखेगा, वो दिखा नहीं, मगर फिर भी पब्लिक को कन्विंस कर लेते हैं भाजपा या मोदी। तो ये कमाल, ये आर्ट जो है, इसकी तारीफ तो होनी चाहिए, मगर ये कहना कि कोई उपलब्धि है तो ये थोड़ी सी कहीं बेईमानी नहीं लगती है? नहीं, उपलब्धि तो है। देखिए, मैं आज भी ये मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि सरकार ने गोल पोस्ट शिफ्ट किया, या जो उसके डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं वो कहते हैं ये होना था, ये फायदा है, ये फायदा है। शायद सारे के सारे फायदे 100% ना रहे हो, बट 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी जो थी वो वाकई बड़ी थी देन द रियल इकोनॉमी। ऐसा बहुत पेपर्स, स्कॉलर पेपर्स ने कहा। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो प्राइस, रियलिटी सेक्टर का जो प्राइसिंग है, जो एक रियलिस्टिक प्राइसिंग की तरफ बढ़ रहा है सेक्टर भी, दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, एंड दैट इज कनेक्टेड विद द पैरेलल इकोनॉमी। लोग ब्लैक में पैसा नहीं मांगते हैं, मांगते होंगे, बट पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का जो एक ओवरऑल रहा है। आज अगर मैं आपको ये बोलूं कि 20 रुपए के 1 केजी आलू खरीदो और रेडी वाले को डिजिटल पेमेंट करो, वी मे नॉट थिंक ऑफ दैट एज ए वेरी बिग थिंग, बट अगर आप अमेरिका, यूरोप या कोई और कंट्री घूमते, वहां पे अभी भी ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका सीधा सीधा फायदा आप देखें तो कोविड के टाइम पे हुआ, लोगों को पैसा मिला है, मैं खुद जानता हूँ। फिर मैं हिमाचल का एग्जांपल दूंगा कि डायरेक्टली बैंक पे पैसा आया लोगों में। सो आप, और ट्रैफिकिंग में अगर आप देखें या क्राइम में देखें, तो ठीक है, पैसा वापस आ गया, टेररिज्म में पैसा वापस आ गया। आज कुछ लोग ये भी कह रहे हैं नहीं, क्राइम व्राइम का तो इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि कई जगह तो आंकड़े ही बंद हो गए अब आने। नहीं तो फिर कहाँ बंद हुए आंकड़े? इस देश में बहुत सारे आंकड़े आते थे पहले और सरकार ही जारी करती थी, आंकड़े आने बंद हो गए हैं। और इस बात पर हमें बड़ा घमंड भी हुआ करता था कभी कि हमारे यहाँ आंकड़े भरपूर आते हैं, और उन आंकड़ों में सरकार फंसा करती थी। एक बहुत बड़ा सोर्स सरकार से सवाल करने का तो धीरे खत्म हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि खत्म हो गया है, सवाल तो आज भी उठाए जा रहे हैं। देयर इज अ वेरी बिग ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कहाँ किसी को डाउट है कि भाई डिजिटल इंडिया कहाँ आप आजकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेटीएम, गूगल पे, ये सब जो चीजें थी जो नहीं सोच सकते थे हम 3-4 साल पहले, आज हो रही है। ये एक अलग बात है कि फिर आप मोबाइल लेके खड़े हैं, नेट कमजोर हो रहा है या नेटवर्क नहीं आ रहा आजकल, वो एक अलग तरह की कहानी है। रविशंकर प्रसाद इसी सरकार में बहुत टाइट थे कभी नेटवर्क प्रोवाइडर्स पर, आजकल सबके नेटवर्क एक जैसे ही आ रहे हैं, तो आप जूझते रहिए। लेकिन डिजिटल इंडिया है, ये बात सच है कि उस पर बहुत हल्ला पूरा है। नहीं, देखिए, नेटवर्क की अगर आप बात करते हैं तो इससे सस्ता इंटरनेट और इतना, मेरे एक्सपीरियंस, ये मत कहिएगा कि फास्ट है। नहीं, स्टेबल इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, जहां पे मैं यूएस घूम रहा था, और इंटरनेट इवन देन इन इंडिया एंड द यूएस वाज कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ, स्पीड उस टाइम के लिए उस जगह पे आपको स्पीड अच्छी मिल रही है, बट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट, कोने कोने तक पहुंचना, इंडिया इज एट सम अदर लेवल। आई स्टिल मेंटेन दैट इट इज एट सम अदर लेवल। ऑफ कोर्स यू कैन से कि मुझे 100% नहीं मिल रहा, मतलब मेरे घर में मैं सर्विस प्रोवाइडर से परेशान हूँ, वो कहता है इतनी आपको मिलनी चाहिए, इतना नहीं मिलता, तो फिर वो मुझे कॉम्बिनेशन बताता है कितनी मशीनें ऑन है, कितने आप कितना पास हो, उसको कनेक्ट करो। फिर जब मैं डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ तो मुझे मिल जाता है।
सो ये सारा मतलब इट्स ऑल अबाउट अ क्वेश्चन। कॉल ड्रॉप की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई, और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ये क्योंकि अब से 3-4 साल पहले मैं खुद एक बिजनेस चैनल के साथ जुड़ा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी देश की, और उस वो तो अभी भी है। हाँ, और अभी भी है, वो दूर नहीं हो रही है। और आप ये देखिए, अमेरिका की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम इतना बड़ा मार्केट भी तो देते हैं कंपनियों को। अमेरिका इतना बड़ा मार्केट देता है क्या जितना हिंदुस्तान में अभी भी बहुत बड़ा मार्केट है जो एक्सप्लोर करना बाकी है। अभी तो इस मुल्क में बहुत जगह है जहाँ सड़क नहीं पहुंची है, तो वहां इंटरनेट भी पहुंचेगा, मोबाइल भी जाएगा ही, बट अभी भी बहुत है। उसके मुकाबले हमें वो तो नहीं मिल रहा है। ये तो आप मानेंगे, कॉल ड्रॉप अभी भी वैसा ही है, इंटरनेट का वैसे ही बुरा हाल हो गया है। वो तो आपको देखो फिर आप वही यूरोपियन वर्ल्ड की बात कर रहे हो। सो नहीं, हम अपने लिए बेहतर की, देखिए एक नागरिक अगर अपने लिए बेहतर की मांग करे और उसे यूटोपिया कहा जाए, यूटोपिया तो परफेक्ट लोकतंत्र भी है, परफेक्ट डेमोक्रेसी इज यूटोपिया, है ना। मैं आपसे फिर मैं सहमत हूं आपकी बात से, पर फिर मैं उसमें ये बोलूंगा कि कल के कंपैरिजन में आज आपका बेहतर है कि नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर। अब मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मान लीजिए कल नींव बनी, नींव बनने के बाद पहली इमारत, दूसरी, तीसरी मंजिल बनती गई। अब जिसने नींव बनाई उसने समय लगाया। हम मान लीजिए कहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे पहले की सरकारें बहुत शानदार रही हैं, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ ये जो लॉजिक है ना कि भाई अब देखिए पहले से बेहतर है कि नहीं है। पहले से बेहतर तो करीब करीब हर चीज दुनिया में है, और नहीं भी है तो हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं। कई बार हम कहते हैं इससे भी खराब हो सकता है। ये जो मैं फिल्मों में बड़ी रुचि रखता हूँ जी जी, अरे आपने बड़ी अच्छी किताब लिखी है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये एक बहुत ही बढ़िया गाना है। बट दिस इज ऑल्सो समवेयर सोशलिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो आर्टिस्ट की रही है ना, उसने दिमाग के साथ बहुत खेल खेला। जिस देश में गंगा बहती है में एक गाना है जो भारत के गुण तो गा रहा है, बट अगर आप उन वर्ड्स को ध्यान से सुनोगे तो वो ये बोलेगा कि बेटा मांग मत करो, चुपचाप जो मिल रहा है उसमें खुश हो जाओ। वो एटीट्यूड जो चेंज हुआ है ना, वो तो सर 90s के बाद चेंज होना ही था, हुआ ही है ना। जरूरी नहीं है। तो फिर सवाल ये देखिए, सवाल ये भी है फिर, हम तो वो पीढ़ी है ना। आप मुझे पता नहीं आपकी उम्र क्या है। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है, बिकॉज जो पोस्ट लिबरलाइज्ड इंडिया में पैदा हुआ है ना, एंड देखिए 65% ऑफ दिस कंट्री इज अंडर द एज ऑफ 25। अगर वो देखा जाए तो फिर मतलब 1997-98 के बाद ही 65% ऑफ दिस कंट्री पैदा हुई है। तो ये जो जनरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरेशन है, बिकॉज इस जनरेशन ने कुछ चीजें जो देखी है ना वो उनको नेचुरल लगती हैं, ऑर्गेनिक लगती हैं, जो उनसे दो जनरेशन या पहले पे नहीं लगती थी। मतलब मैं आज भी खुश हूं अगर लाइट नहीं जाती, लेकिन आप सवाल उठा रहे हो कि लाइट क्यों गई। तो ये जो आप सवाल उठा रहे हो ना, यही है वो सवाल जो कल को और भी बेहतर करेगा। और ये जो मिडवे बैटल है, दिस इज ऑल्सो अबाउट द यंग पीपल ऑफ इंडिया, कि ये कहना कि ये एज अ सिटीजन ये मेरा राइट है, बिल्कुल सही बात। एज अ सिटीजन आपका राइट है, सबका राइट है, बट एज अ सिटीजन कुछ ड्यूटीज भी है, और एज अ सिटीजन कुछ जर्नी भी इस देश की रही है जो देखना जरूरी है, जो जाननी चाहिए। बिल्कुल, कहां से हम आ रहे हैं, जिस स्पीड से आज हम डिमांड कर रहे हैं, उस स्पीड से हमको वो चीजें बहुत पहले मिल सकती थी, वो क्यों नहीं मिली। वो सवाल का अगर आप जवाब ढूंढें तो शायद आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे इस देश के नागरिक को वंचित रखा गया मानसिक तरीके से, एंड इवन इन द सेंस ऑफ डिलीवरेबल, या जो चीजें आपको मिली। ये एक जमाने में, आज की डेट में हम यहाँ बैठे बैठे 4 सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक पॉइंट स्पीड को लेके डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आज से कुछ 20-25 साल पहले मुझे याद है मैं साइकिल लेके जाया करता था, एसटीडी वाले के सामने लाइन में खड़ा होता था फोन करने के लिए, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, वो कहीं पोस्टेड थे। तो वो उसी टाइम पे आपको बात करने का मौका मिलता था। वहां तो डिजिटल काउंटर नहीं था घड़ी का, वो बंदा स्टॉप वॉच लेके बैठता था, स्टॉप वॉच से क्लिक करता था, फिर रेट को मल्टीप्लाई करता था और फिर कैलकुलेटर से आपको दिखाता था। तो ये जो सारी चीजें नहीं, इसीलिए डिबेट है ना। देखिए, जब नरेंद्र मोदी या उनके सहयोगी खड़े होकर ये कहते हैं कि 75 साल में जो हुआ उससे ज्यादा हो सकता था, वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये सच है कि कितना भी ज्यादा हो सकता है, कोई मापक तो है नहीं इसका। भाई 75 साल में 4 एम्स बने मान लीजिए, तो ये कहा जाता है 40 बन सकते थे। अब कोई कहे 75 साल में हमारे पास इतने सारे चैलेंजेस थे, सिर्फ एम्स ही थोड़ी बनाने थे, तो वो एक डिबेट है।
मैं उसे तो इनवैलिड नहीं कह सकता। इसी तरह अगर कोई ये कहता है 2014 के बाद अब तक जो हुआ उससे भी बेहतर हो सकता था, तो मुझे लगता है ये भी एक वैलिड डिबेट है, क्योंकि इसका भी कोई एक पैमाना नहीं है कि नहीं साहब इतना ही हो सकता था, कोई और होता तो इससे भी कम करता। नहीं, क्योंकि विपक्ष भी आजकल ये डिबेट कर रहा है कि अगर हम आते तो तुमको ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो नहीं होती। तो एक्चुअली जो एक नागरिक है, मैं जैसे लोगों से बात करता हूँ, वो भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों के बीच में फंस गए हैं, क्योंकि उनको हर दल तो यही ताना मार रहा है, हर दल तो एक ही तरह का लॉजिक यूज कर रहा है कि हम होते तो देखो ये बेहतर होता, वो होते तो अब तक इतना ही हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो ये डिबेट होनी चाहिए, फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये आप कैसे कह रहे हो बट उसमें फिर देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये सारी नदियां जो हैं जिस समंदर में मिलती हैं वो ये है कि आप एज अ सिटीजन, एज अ वोटर, यू आर मोर इक्विप्ड टू आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन एंड गिव द राइट आंसर। जो पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है नहीं बोल रही है वो तो एक अलग बात है, बट एज अ जो देखिए आपके सारे सवालों का जो जिस तरीके से मैं देखता हूँ, मैं एक सिंपल तरीके से देखता हूँ कि हाँ ये बात सही है कहना कि इतना हो सकता था या नहीं हुआ या क्यों हुआ। बट मैं जो सवाल देखता हूँ मैं वो ये देखता हूँ कि जो हमारे देश के रिसोर्सेज है, जो हमारे देश की ताकत है, जो भी रिसोर्सेज के हिसाब से जो प्रोग्रेस होनी थी या जो अचीवमेंट्स होनी थी, क्या वो उतनी हुई? मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से इंडिया इज प्लेइंग कैचअप एंड इट्स प्लेइंग कैचअप वेरी फास्ट एंड इट हैज टू। तो मेरे लिए वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या वजह थी कि अगर 10 हो सकता था तो 8 हो गए, 8 ही था। उसके बाद कोई ये बोले कि 8 तो हो गया खुश रहो या 8 ही हुआ क्यों हुआ, वो अलग बात है। जितने मेरे पास जो मेरी एबिलिटी है उसके जगह हम 47 में हमें आजादी मिली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जापान की पूरी रीढ़ तोड़ दी थी और बहुत सारी कंट्रीज हैं, कोरिया है, कोरियन वॉर अर्ली 1950s में हुई है। और अगर आप सिंगापुर देखें तो जो भी हमारे मतलब इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, या चाइना ही देख लीजिए, मतलब जिस हिसाब से चाइना का ग्रोथ हुआ है जो उनकी पॉलिसी की वजह से हुआ है। नहीं 90 तक तो 90 तक मैं भी इस पर लंबे पॉडकास्ट किए हैं, तो मतलब 90 तक 1991 तक भी बराबर हमारा अच्छा था। हम आगे थे, आगे थे। क्या वजह थी कि मतलब हमारे पास रिसोर्सेज भी उतने ही है जितने चाइना के पास है, ह्यूमन रिसोर्स भी उतना ही है। तो क्या वजह थी कि सडनली वो गेयर चेंज हो गया, या क्या वजह थी कि स्पीड से नहीं हुआ? और फिर वही ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्स टू व्हिच आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इज आल्सो अ बैटल। एंड अब भारत के साथ भी नहीं, पूरी दुनिया में राइट नाउ ये बैटल चल रही है। दैट इज व्हाई दैट टाइटल ऑफ द बुक एंड द आइडिया बिहाइंड द बुक। बिल्कुल, अभी वक्त है ब्रेक का और फिर अपने आखिरी सवाल के साथ शुरू करेंगे। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। आपने अपनी किताब में केवल भाजपा की बैटल नहीं बल्कि इंडिया की बैटल को भी एड्रेस किया है, राइट? अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि आपने किताब लिखी तो जूझे होंगे शायद इन सवालों से, और आप फ्री मार्केट डेमोक्रेसी की बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप ये डेमोक्रेसी वाला आइडिया थोड़ा ना छोड़ो, ज्यादा इस पर जोर इतना मत दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम बहुत सारे फैसले लेने में हिचकिचाते हैं, उसमें जटिलताएं आती हैं। अभी देखिए किसान आंदोलन हो रहा है, और भी आंदोलन हो जाते हैं देश में। तो क्या ये ठीक चीज है कि हम ज्यादा जोर इस बात पर दें कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बेटर हो, बजाय इसके कि बहुत सारी डेमोक्रेसी? क्या ये ठीक आइडिया है? नहीं, ये तो फिर दोनों अलग अलग बातें हैं। मतलब इट्स लाइक ये सवाल मैं सुनता हूं तो आई डोंट थिंक दे आर एट द सेम लेवल। Democracy is very important. The freedom to choose cannot be compromised. उस पे कोई दो राय नहीं है मेरे माइंड में, एंड आई थिंक इस देश के बहुत सारे लोगों में, मतलब 99.9% कोई चीज पक्की नहीं होती, 100% नहीं होती, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। पर डेमोक्रेसी पे तो कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। Okay. रही बात कि आप लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं लोगों का, वो तो काम चल ही रहा है।
अब इतना हमारा नंबर्स हैं, इतनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अब कोई भी अगर आप रिफॉर्म करते हैं, अब लेबर रिफॉर्म करने की कोशिश करें या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की कोशिश करें, सवाल उठ जाते हैं। अब जैसे फार्म लॉ ही है, अब फार्म लॉ को ले लीजिए, इट इज अ बिग रिफॉर्म इन माई माइंड. It is something which is empowering the farmer, and it is also something which is being questioned. It is a straight move towards the free market. पर मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, जो आपने अभी कहा, बिल्कुल यही बात. कुछ लोग कहते हैं कि किसानों के लिए अच्छा है, लेकिन ये डेमोक्रेसी के चक्कर में हो ये रहा है कि देखिए सड़कें जाम है. तो इस पर थोड़ा सा चाइना की तरह नहीं, वो तो फिर देखिए, वो नहीं, मैं आई एम कंप्लीटली एंड 100% अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आउटलुक जिसकी एक ग्रेट लीडर होना चाहिए, या डेमोक्रेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. आपको हक है प्रोटेस्ट करने का, आप कर लो प्रोटेस्ट. इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. जो अथॉरिटीज हैं जिनको वो एड्रेस करना है, अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फ्रीडम आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है आप उसको अलाउ करें. आप ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे वो होना चाहिए, और अगर वो एनवायरनमेंट क्वेश्चन हो रहा है तो आप उसको भी एड्रेस करें. तो अगर संविधान आपको ये फ्रीडम देता है कि आप प्रोटेस्ट करें तो आप करें, और संविधान अगर आपको प्रोटेस्ट देता है कि आपको सड़क पे चलने का हक है, काम पे जाने का, तो वो भी लॉ एंड ऑर्डर को अथॉरिटीज को मेंटेन करके रखना है दोनों पक्षों के. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई डोंट थिंक, आई थिंक दिस इज अ सुपरफ्लुअस डिबेट. ये कहना कि डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा हो गई, डेमोक्रेसी कभी ज्यादा नहीं होती है. किसी ने कहा था, आपको याद है, अभी एक व्यक्ति ने कहा था, बहुत समझदार, बहुत सारे लोग ऐसे कहते रहते हैं. उस पर बहुत डिबेट चली थी देश में, जिसने कहा था कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी. नहीं, ऐसे वो कहने के लिए देखिए, ये क्लिक बेट प्लॉय है. रोज सुबह बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया या इंटरनेट पे आते हैं और मेरी कोलोकियल लैंग्वेज में एक गुगली फेंकते हैं और फिर भाग जाते हैं, और फिर पूरा दिन आप उस गुगली के साथ डील करते हैं. फिर आपको शाम को पता चलता है कि उसमें कुछ नहीं था, फिर अगले दिन फिर ये होता है. तो वो तो एक रूटीन का हिस्सा है इस मुल्क का. डिजिटल इंडिया का एक ये भी पहलू है. अच्छा, एक चीज है, अब मेरे 2-3 सवाल आखिरी हैं. हमने देश के बारे में तो काफी बात की और डेमोक्रेसी पर भी बहुत बात की. डेफिनेटली वो तो करेंगे जब चुनाव आने वाला, और आपने किताब इस पर लिखी कि 2.5 साल हुए. सिर्फ मोदी पर कुछ बात मुझे करनी है, क्योंकि आपकी किताब के कवर पेज पर भी मोदी हैं. बहुत सारे बैटल्स हैं नरेंद्र मोदी के सामने, और उनके ऊपर ये दारोमदार भी है कि वो पार्टी को आगे लेकर जाएं. अभी हमने देखा कि कुछ राज्यों में पार्टी की हार भी हुई है, कुछ राज्यों में उन्हें गठबंधन में छोटा भाई भी रहना पड़ा है. तो मैं नरेंद्र मोदी का ये बैटल समझने की कोशिश आपकी नजर से कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जंग को वो कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे आगे ले जा रहे हैं इन 2.5 सालों में, जब वो देश पर शासन कर रहे हैं. वो पार्टी को क्या दिशा दिखाने वाले हैं? आपको क्या लगता है उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं? तो देखिए, मेरे लिए बीजेपी एंड गवर्नमेंट आर टू टोटली डिफरेंट एंटिटीज. आई डोंट अभी बीजेपी पर करते हैं. अच्छा, नहीं, अभी बीजेपी पर करते हैं. मैं पार्टी पे कमेंट नहीं करता. मैं जो किताब है या जो मेरा फोकस है वो गवर्नमेंट पे है. अब गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको इलेक्शन जीतना पड़ता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हाँ आप मैकेनिज्म देख सकते हैं. बट बीजेपी, जो मैंने अपने राजनाथ सिंह जी की किताब में एक्सप्लोर किया है, कि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है. बीजेपी का अपना तरीका है लीडर चुनने का और अपने चैलेंजेस मीट करने का. पार्टी प्रेसिडेंट जो चुनने का उनका तरीका होता है, इट्स कंप्लीटली अ कार्डर बेस्ड पार्टी. उनके जो लीडर्स रहे हैं, दे हैव सर्व्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इन द पार्टी. तो उनका एक अपना मैकेनिज्म जो चैलेंजेस मीट करता है. एवरी पार्टी प्रेसिडेंट हैज अ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस दैट दे मीट. सो जब मैं राजनाथ सिंह जी पे किताब लिख रहा था, तो एज अ पार्टी प्रेसिडेंट इन 2009 he was at the helm when the party suffered a very big electoral defeat, and he took responsibility for that and he resigned from the post. 2013 में भाग्य ने कुछ ऐसा खेल खेला कि वो वापस पार्टी प्रेसिडेंट बन गए, जबकि उनका कोई प्लान नहीं था, कोई इंडिकेशन नहीं था. सो ही रोज टू द चैलेंज. और उस टाइम पे पार्टी के सामने जो चैलेंज था वो ये था कि आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे. एंड राजनाथ सिंह जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग द पार्टी इन दैट डायरेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटल इन पिकिंग मिस्टर मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर, फेस ऑफ द पार्टी. उसके बाद उन्होंने बागडोर छोड़ दी, फिर दूसरे प्रेसिडेंट आए. तो आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लुक्स एट party challenges in that light. He is not about the party, he is the prime minister of this country. अब जो एज अ पार्टी मेंबर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर कैंपेनिंग की हो या
जो भी हो वो करते हैं, वो एज अ मेंबर इट इज हिज प्रेरोगेटिव व्हाटएवर ही वांट्स टू, एंड ही इज अ वेरी बिग नेम, सो इवन द पार्टी वुड लाइक टू use him to convey the message, so which they do. और अंदरूनी राजनीति भारत की, क्योंकि हमने बाहर वाले चैलेंजेस की काफी बात छेड़ दी, मतलब क्वाड वगैरह पर हमने की है, लेकिन भारत की अंदरूनी राजनीति में उनके सामने क्या चैलेंजेस पाते हैं? सो भारत की जो लोकल चैलेंजेस हैं विद इन द कंट्री, तो पाकिस्तान आईएसआई और चाइनीज सीसीपी का जो इन्फ्लुएंस है अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया। सी आईएसआई का तो मैंडेट 2015 में पाकिस्तान की सेनेट, जो वहां के राज्यसभा का इक्विवेलेंट है, उसने एक प्रपोजल पेश किया था देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, जिसमें ये कहा था कि इंडिया के जो फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे वो रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हो या इंटर रिलीजन फॉल्ट लाइन हो, हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन हो, हिंदू सिख फॉल्ट लाइन हो, आप उसको हाईलाइट कीजिए, एंटी मोदी सेंटिमेंट को हाईलाइट कीजिए, और इंडिया में जो भी डिस्ट्रक्टिव सेंटिमेंट आप स्ट्रोक कर सकते हैं उसे कीजिए। यहां तक कि जो लोग सरकार पे बार बार अटैक करेंगे उनको प्रमोट कीजिए, ताकि इससे पाकिस्तान खेल में रहे और पाकिस्तान का जो सिक्का कम हो रहा है दुनिया में, या उस टाइम पे उनको लगा हो रहा था, उसके मुकाबला उससे मुकाबला करने के लिए ये तरीका अपना है। तो अगर एक क्लियर मैंडेट है आईएसआई का और पाकिस्तान की सेनेट का कि इंडिया में डिस्ट्रप्शन करना है, और आजकल वो जमाना नहीं रहा जब क्रॉस बॉर्डर फाइट होगी और आर्मीज लड़ेगी, आजकल दुनिया बदल चुकी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट और ये जो साइबर वॉर है, इसकी ये एक रियलिटी है, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान का या चाइना का, वो दुनिया से छुपा नहीं है। जो एक बीआरआई है चाइना का, सीसीपी ने एक डिजिटल सिल्क रोड बनाया है, जिसमें उनका आइडिया था टू पेनिट्रेट इनटू ऑल कंप्यूटिंग सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भारत का डिसीजन रहा है कि चाइनीज एप्स को आप कैंसिल कीजिए और यहां से निकालिए, बहुत बढ़िया डिसीजन रहा है, बिकॉज एज अ कंट्री, एज अ पॉलिसी, एनी चाइनीज डेवलपर हैज टू शेयर द डेटा विद द सीसीपी एंड द सर्वर्स हैव टू बी बेस्ड इन मेनलैंड चाइना। तो अगर ये एक रियलिटी है, तो हम क्यों ये रियलिटी भूल जाते हैं और हम क्यों ये मानते हैं कि ये फैक्टर्स प्ले नहीं करेंगे? आज दिल्ली में आज या कल में एक टेररिस्ट पकड़ा गया है। अगर दिल्ली तक टेररिस्ट पहुंच सकता है तो क्या तरीका है? और 1991-92 में मुझे याद है एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट था जिसमें रिसर्च करने के बाद ये डेटा प्रेजेंट किया गया था कि आईएसआई ने कहा है कि भारत के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में वो डिस्ट्रप्शन कॉज कर सकती है क्योंकि उसके स्लीपर सेल्स प्रेजेंट है। तो जब ये एक रियलिटी है और इससे हमको फाइट करना, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो कैनॉट अनडू योर नेबर्स। आप ये विश नहीं कर सकते कल सुबह उठ के कि पाकिस्तान ना हो या चाइना ना हो। बिल्कुल, वो जो चैलेंजेस फिजिकली देगा और अभी साइबर स्पेस में देगा, वो एक रियलिटी है। बिल्कुल। और क्या चैलेंजेस देखते हैं आप? ठीक है, सो पाकिस्तान यही जो बातें हैं ये हर सेगमेंट में आती है। ये लंदन में एक प्रोटेस्ट हो रहा था विच वाज अगेंस्ट द CAA, उसमें आईएसआई इन्फिल्ट्रेटेड, ये भी एक रिपोर्ट आई है यहाँ पे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी चैलेंज है उसमें एक्सटर्नल एनिमीज जो इंडिया के हैं वो एडवांटेज उठा रहे हैं, उठा सकते हैं। सो एवरी सिटीजन हैज टू बी वेरी अवेयर एंड इट इज देयर ड्यूटी। सो ये जो चैलेंजेस है, इसके अलावा ऑफ कोर्स इकोनॉमी इज अ वेरी बिग चैलेंज जिस पे काम चल रहा है, एंड लाइफ को बेटर करना, चाहे वो फ्रेश वाटर पहुंचाना हो हर घर में या एक घर बना के देना हो, दीज चैलेंजेस आर कॉन्स्टेंटली देयर। ये भी चैलेंजेस हैं। गवर्नेंस इज अ चैलेंज, लॉ एंड ऑर्डर इज अ चैलेंज। इन सब चीजों पे काम हो रहा है, बट आई थिंक द पेनिट्रेशन ऑफ एंटी इंडिया एलिमेंट, स्पेशली स्पॉन्सर्ड बाय आईएसआई और द सीसीपी, नीड टू बी एड्रेस्ड, एंड वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज दैट कैन कॉज अ मेजर डिस्ट्रप्शन इंटरनली इन इंडिया। ठीक है गौतम, और 2.5 साल की जो यात्रा नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी की है, इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या होना बाकी है, इस पर हमने बात की। अब मालूम नहीं साहब 2.5 साल और बचे हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और कैसे सरकार टैकल करेगी। मुझे उम्मीद है कि 2.5 साल बाद हम फिर बात करें
और फिर हम सवाल करेंगे कि जो अभी आपने बताया ना कि ये चैलेंज है, उससे सरकार ने कैसे डील किया और आप खुश हैं कि नहीं उस तरीके से, उस पर जरूर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, इट वाज एंटायरली माय प्लेजर, इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। तो ये थे गौतम चिंतामणि, जिनके साथ हम बात कर रहे थे मोदी सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर। अभी तो बहुत वक्त बाकी है चुनाव होने में, लेकिन आपको यदि इस पर कुछ कहना हो तो हमें radio@aajtak.com पर जरूर लिखकर भेजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा 9953323303। उम्मीद है अब तो याद हो गया होगा। अच्छा, एक बात और है, हम आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। इस ग्रुप में नई किताबों की जानकारियां होंगी, अच्छी अच्छी किताबों पर रिकमेंडेशंस होंगे। जिस टॉपिक पर हमने बात की उस पर यदि आप कुछ कहना चाहें तो वहाँ ज़रूर कहिएगा। खुद भी आप बता सकते हैं कि आजकल क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस किताब या किस राइटर के साथ आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं। लेकिन करना बस इतना है कि हमारा जो नंबर है 9953323303, यहाँ आप हमें पढ़ाकू नितिन लिखकर भेज दें और बस हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। मैं भी मिलूंगा वहाँ। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, अगले गुरुवार फिर से मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।